गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज उसी क्लासरूम में हूँ जिस क्लास में मैंने बैठकर यहाँ यहीं फ्रंट 3-4 रो में बैठती थी और हिस्ट्री पढ़ी है मैंने यहाँ मॉडर्न मलिक सर से। और उसी क्लासरूम में आज मैं दोबारा आप लोग को मिलने आई हूँ। ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और यहाँ मैं अपनी स्ट्रेटजी जो मैंने यहाँ कोचिंग से सीखा है और जो मैंने खुद से चीज़ें और सीखी हैं, जो मैंने खुद की नीड के हिसाब से और चीज़ें कवर करी हैं, मैं आप लोगों से वो सभी शेयर करना चाहती हूँ। और जो भी आप लोग के डाउट्स होंगे वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और अगर मेरी थोड़ी सी भी हेल्प से आप में से कितने लोग अगर अपनी सक्सेस को पाने में, अपने गोल को अचीव करने में अगर मेरी थोड़ी सी भी हेल्प आप लोग के काम आई तो मेरा आज का यहाँ आना जो है ना ये सफल हो जाएगा। और ऐसे तो मेरे बारे में जानते होंगे सभी, लेकिन फिर भी मैं मेरा नाम निधि पटेल है और मैं फतेहपुर से हूँ और यूपी पीसीएस 2022 परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर के पद पर मेरा चयन हुआ है। और अभी 2 सालों से मैं बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। तो मेरी जर्नी जो है वो शुरू हुई 2020 में शुरू हुई, जब मैंने यहाँ पर F7 बैच में एडमिशन लिया था। तो F7 बैच में मैंने एडमिशन लिया था यहाँ, और चूँकि वो बैच मैंने लेट से ज्वाइन किया था और उसका रीज़न ये था कि 12th के बाद से मैंने अपना ग्रेजुएशन ये ECC कॉलेज से किया है, ठीक। तो उसके बाद 2016 में मेरा वो पास आउट था। उसके बाद मैंने 2 साल BTC का ट्रेनिंग किया था और उसके बाद 90 सब लोग जानते ही होंगे उसमें सुपर टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो मेरा सुपर टेट का वो एग्ज़ाम हो गया था जनवरी में 19 में। तो उसके बाद बीच में जो वो गैप था तो मैं यहाँ आने का प्लान कर रही थी, लेकिन वो डिले होता गया कि ज्वाइनिंग आ जाए शायद, तो मैं नहीं कवर कर पाऊँगी चीज़ें। फिर खैर एट लास्ट मैंने डिसीज़न लिया कि अब मुझे चाहे 15 दिन में ही वापस आना पड़े और कोर्ट का डिसीज़न आ जाए 15 दिन में ही, और लेकिन मैं अब जाऊँगी, मैं बैच ज्वाइन करूँगी और वहाँ अपना कंटिन्यू करूँगी कोचिंग। तो यही सोच के मैं यहाँ आई दिसंबर में और मैंने जनवरी में वो F7 बैच ज्वाइन किया था जो कि अक्टूबर में शुरू हो चुका था। फिर भी चूँकि मुझे करना था तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, जो चीज़ें मेरी छूट चुकी हैं उसको मैं डबल क्लासेस करके कवर करूँगी। तो एक टाइम जो 2 महीने तो ऐसा हुआ कि यहाँ मैं जो रेगुलर बैच चलता था उसकी भी क्लास मलिक सर की करती थी और मलिक सर दूसरे बैच में ही जो पहले चीज़ें मेरी छूट चुकी थी वो पढ़ाते। तो मैंने यहाँ रिक्वेस्ट करी थी मैम से कि मैम प्लीज़ मुझे 2 क्लास करने के लिए अलाउ कर दीजिए, दूसरे बैच में जाने के लिए अलाउ कर दीजिए। तो 2 महीने मैंने यहाँ चीज़ें कवर करी हिस्ट्री की ऑफलाइन क्लास। फिर उसके बाद जो आप सब लोग जानते हैं कोविड का पहला वेव आया और सबकी लाइफ चेंज हो गई, और वैसे ही मेरा हुआ। एक डिसीजन जो मैंने लिया था अपने घर पे रह के कि नहीं अब जाना है मुझे, और 2 महीने बाद फिर बैक टू पवेलियन और फिर से घर पहुँच गए। फिर वहाँ से क्या चीज़ें ऑनलाइन, चूँकि मेरे ऑनलाइन मिलती थी चीज़ें, तो फिर मैंने ऋषि जैन सर का इकोनॉमिक्स का क्लास किया था और उनका पूरा कोर्स का कवर किया जो भी उन्होंने क्लासेस ली थी। और फिर विकास सर स्पेशल थैंक्स टू यू सर कि आपकी वजह से मैं एथिक्स की चीज़ें मेरी बहुत अच्छे से कवर हुई। और पढ़ाई तो देखिए एक हिस्सा है, ठीक है, ये जिस जर्नी के लिए हम लोग जा रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए हम लोग जा रहे हैं, पढ़ाई तो उसका ठीक है, पढ़ाई एक पार्ट है, बट जो आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है ना तो वो पढ़ाई से इतर बहुत कुछ है उसमें। और मुझे लगता है कि विकास सर ऐसे एक टीचर हैं जो मतलब जो उनसे हम लोग सीखते हैं उसको आप बांध ही नहीं सकते किसी सब्जेक्ट में कि मैंने एथिक्स इनसे पढ़ी है, मैंने ये इनसे पढ़ा है, नहीं। वो जो सर जो एक्सपीरियंस है और जो सर बताते हैं वो हम लोग को जो हमारी पर्सनालिटी में जो चेंजेस लाता है ना वो पूरी लाइफ, ये तो एग्ज़ाम है सिर्फ एक ना, पूरी लाइफ बहुत बड़ी होती है, बहुत चैलेंजेस आते हैं। उसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी विकास सर को। और मेरी अभी एक यही विश है कि इन फ्यूचर मैं विकास सर से एक बार मिल पाऊँ डायरेक्टली। और फिर मैंने साइंस जो है, साइंस सर्वेश सर हैं, सर्वेश सर से मैंने साइंस करी हुई है ऑनलाइन। तो ये सब्जेक्ट्स मैंने ऑनलाइन सर कवर किए थे। फिर बीच में एक जो कि कोविड के उसमें यहाँ स्टॉप हो गई थी चीज़ें आंसर राइटिंग के लिए, तो यहाँ पर टीम है, आप लोग देते भी होंगे चेक करके,
वो लोग देते हैं चेक करके, आप लोग सबमिट करते होंगे। तो फिर अब मेरा ये इशू कि पढ़ तो रहे हैं, आंसर राइटिंग कैसे करें घर से, क्योंकि लिखना तो एक अलग बात है, आप लिख सकते हैं, बट उसको चेक करने के लिए, अपनी कमी बताने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा टीम दृष्टि का कि यहाँ से चीज़ें ऑनलाइन ये चीज़ शुरू हुई कि हम एक प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम क्या एज अ रेगुलर चलता था वो, कि आप अपना आंसर राइटिंग उसमें आंसर अपना लिख के आप उसमें भेज सकते हो। वो 500 क्वेश्चंस का था वो, तो मैंने भी उसमें बीच में मैं अपने क्वेश्चंस लिख के उसमें सेंड करती थी, यहाँ से चेक होके जाते थे। उसके बाद चीज़ें ठीक से, अच्छा प्रिपरेशन मेरा जो जितना चीज़ें यहाँ से कवर हुई बहुत अच्छा। फिर उसी साल मेरा प्री क्वालिफाई हुआ, इतनी प्रिपरेशन के बाद मेरा प्री क्वालिफाई हुआ, और अब अभी तक मैंने ऑप्शनल का नाम कहीं नहीं लिया। अब चूंकि प्री क्वालिफाई हो गया था, अब जब रिजल्ट आया तो अब ये कहानी हुई कि अब मैं ऑप्शनल क्या रखूं, ऑप्शनल तो सोचा भी नहीं था तब कुछ सोचा नहीं था, कि बस सोच ही रहे थे। एक होता है ना कि एक बार सभी लोग सोचते हैं कि एक बार बेसिक कवर हो जाए चीज़ें, हिस्ट्री हम पढ़ लें, थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ लें, थोड़ी पॉलिटी पढ़ लें, एक बेसिक कवर हो जाए चीज़ें, फिर हम एक डिसीजन ले लें कि हमें क्या पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, उसको हम अपना ऑप्शनल बना लेंगे। तो ऐसा हुआ कि चीज़ें अभी मेरी पूरी कंप्लीट नहीं हुई और प्री क्वालिफाई हुआ। अब मेंस में क्या लिखना है, तो अब ऑप्शनल क्या रखूं, तो फिर मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल ले लिया अपना, कि सोशियोलॉजी जो है सेकंड पेपर जनरल होता है, उसको मैं कवर कर सकती हूँ, कुछ तो लिख ही लेंगे। तो ये एक्सपीरियंस के साथ मैंने मेंस का फॉर्म फिल किया और मैं एग्ज़ाम मैंने दिया पहला मेंस का। अब जो होना था तो ये तो पहले से ही पता था, कोई आंसर राइटिंग नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। 4 क्वेश्चंस एक पेपर में छूट जाते थे और सेंटर से निकल के मैं मतलब रोना आता था मुझको, और इसलिए नहीं कि पेपर छूट रहा है, इसलिए कि हाथ बहुत दर्द हो रहा है तो चीज़ें मतलब उसके बाद जब ठीक है मेंस ये हुआ, उसके बाद जब मैं मेंस यहाँ से मतलब पेपर कंप्लीट हुआ, फिर जाके सोचा कि अब पहले सीधे ऑप्शनल में लगना है पहले, फिर ऑप्शनल, चूँकि अब सीरियसली डिसाइड करना था कि ऑप्शनल क्या रखना है। तो फिर मैं हिंदी लिटरेचर, मुझे लगा कि हिंदी लिटरेचर, चूँकि मेरा हिंदी मीडियम से हूँ, मैं बचपन से पूरा हिंदी में ही पढ़ाई करी है, तो हिंदी मीडियम मतलब इंग्लिश हिंदी लिटरेचर में लगा कि चीज़ें कवर हो जाएंगी। चूँकि ये भी पता था कि ज्वाइनिंग हो गई थी उसी बीच में मेरी, तो अब चूँकि जॉब के साथ इतना आपको टाइम नहीं मिल पाता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें अपना वास्ट कर सको, तो हिंदी लिटरेचर में एक तो इंटरेस्ट के तो था ही, लेकिन सेकंड चीज़ ये थी कि मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि चूँकि उसमें चीज़ें ऐड नहीं करनी होती हैं। आपको पता है कि हिंदी लिटरेचर कहाँ से पढ़ना है, सबको पता है कहाँ से पढ़ना है, विकास सर के नोट्स उठा लीजिए और उसको अच्छे से पढ़ जाइए 3-4 बार, और तो कवर हो जाता है वो। तो सोर्स मेरे लिए, तो सोर्स में तो मुझे डाउट नहीं था कि मैं घर रह के इस सोर्स से हिंदी लिटरेचर तो अच्छा कर सकती हूँ। तो मैंने हिंदी लिटरेचर अपना किया, मैंने मटेरियल मंगवाया उसका, बुक्स जो थी, और मैंने उसको 2-3 बार उसको ही रिवाइज किया बहुत अच्छे से, जो भी मेरा सिलेबस था। तो मैंने उसको अपने टॉपिक से, चूँकि अब जॉब के साथ मैं अब पहले एक चीज़ बता दूं कि जॉब के साथ जो चीज़ें मैंने अभी तक की सोची वो पीसीएस था। यूपीएससी के लिए मैंने अभी तक उस हिसाब से तैयारी में मैंने नहीं सोची, क्योंकि मुझे पता था कि जॉब के साथ मैं जितना चीज़ें कवर कर सकती हूँ, जहाँ तक कवर कर सकती हूँ, वो पीसीएस की चीज़ थी। तो मेरा जो भी ये अभी तैयारी का जो रहा है वो मेनली इधर लास्ट 1 ईयर से मेरा पीसीएस ओरिएंटेड रहा है, क्योंकि यूपीएससी के लिए फिर थोड़ा सा ज़्यादा समय चाहिए होता है, डेली की एकदम पढ़ाई चाहिए होती है। तो उसके बाद जब हिंदी लिटरेचर मैंने ऑप्शनल अपना ऑप्ट किया, फिर मैंने उसको चीज़ें कवर करी, पढ़ा, और फिर जब सेकेंड वेव आया कोविड का, तो चीज़ें धीरे धीरे, जब मैं इधर अपना तैयारी को आगे बढ़ा ही रही थी, तो सेकेंड वेव की कोविड में फिर से एक मेरी लाइफ में ट्विस्ट आया कि मेरे फादर एक्सपायर हो गया मई 2020। तो फिर वहाँ से फिर एक स्टॉप आया। और एक चीज़, मैं ये सब इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं अपनी कहानी को प्रेजेंट करना चाहती हूँ, नहीं, सिर्फ इसलिए मैं ये चीज़ आप लोगों से बता रही हूँ कि सबकी लाइफ में, आप सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक होगा स्ट्रगल, सबके पास प्रॉब्लम्स होंगी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसके पास प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। तो बस इसलिए ये चीज़ बता रही हूँ कि प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, बहुत आएंगी, बस अगर आपको एक चीज़ ये डिसाइड है कि यार मुझे ये करना है,
तो फिर आपकी ब्रेक लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन आपको वो चीज़ें भूलनी नहीं है अपनी। आप आज जहाँ हो सकता है कि आप आज यहाँ क्लासरूम में बैठे हो सकता है लाइफ चेंज हो आगे, आप आज क्लासरूम में ना बैठे हो सकता है आपको कुछ मजबूरियों से घर में बैठना पड़े, लेकिन आप जिस संस्थान से जुड़े हो, मुझे ये पूरा भरोसा है कि मैं जिस यहाँ संस्थान से जुड़ी हूँ, अगर आपके फेवर की कोई भी चीज़ है और आप अगर यहाँ डिमांड करोगे उस चीज़ के लिए ना, तो वो बिल्कुल कंप्लीट होगी आपकी वो। तो बस ये है कि घर पर रह के भी आपने जो अभी तक यहाँ पढ़ाई करी है और जो आगे चीज़ें आप कवर करना चाहते हो, उनको आप क्लास में हो, आप बिल्कुल क्लास की अच्छे से आप क्लासेस करिए, यहाँ के नोट्स बनाइए। जो बस एक चीज़ ये है कि जो मुझे बहुत बाद में समझ में आई चीज़ें, तो जब लास्ट ईयर मैंने फिर से उस सिचुएशन के बाद से मैंने फिर से फरवरी में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी और मुझे लगा कि जो चीज़ें मैंने शुरू करी थी 2 साल पहले उसको आगे कवर करना है। फिर मैंने फरवरी में पढ़ाई शुरू करी, फिर अपना प्री का चीज़ रिवाइज़ करी, प्री का एग्ज़ाम दिया और चूँकि प्री का एग्ज़ाम सही हुआ था तो फिर उसके बाद ये था कि अब यार मेंस का करना है और उस 3 महीने का ही टाइम होता है मेंस में। तो चीज़ें ये हो गई कि अब मेरे पास चूँकि 1 साल का इतना गैप हो चुका था कि मेरे पास कोई नोट्स नहीं थे, मेरे कोई नोट्स नहीं थे और बिल्कुल रिवीजन बिल्कुल नहीं था कि अब आगे कैसे मैं करूँ, 3 महीने बस हैं। तो बस फिर वहाँ एक चीज़ लगी कि हाँ, आप लोग जो चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी हैं, मैं वो चीज़ इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से आप लोग को ये बता पाऊँ कि जो चीज़ें मुझे बाद में लगी कि यार अगर मेरे पास बीच में टाइम होता तो मैं ये कवर करके रखती तो ये चीज़ें हो जाती। तो जो भी आप यहाँ क्लास में जो आप पढ़ते हो, जो भी आप क्लास नोट्स बनाते हो, प्लीज़ उसका सिनॉप्सिस ज़रूर बनाइए। ऐसा मत करिएगा कि जो क्लास नोट्स आपकी यहाँ से मिल रहे, जो भी आप लिखते हो, ऐसा बिल्कुल मत करना कि सिर्फ उसको तैयार करते चलते हो और ये बोलो कि बस लास्ट में हम 3 बार रिवाइज़ कर लेंगे तो हो जाएगा। बस इतनी एक चीज़ है कि आपको अपना एफर्ट, जो यहाँ सर लोग एफर्ट करते हैं वो तो है, उसको तो आपको फ़ायदा मिल रहा है, आप क्लास में बैठे हो, बस उसको अपने घर जाके उसका सिनॉप्सिस ज़रूर बना लेना है कि वो चीज़ें समराइज़ हो सके कि आप अगर एक बार में बैठो तो आप 5 क्लासेस या 6 क्लासेस का रिवीजन आप उस एक क्लास के टाइम पर आप 6 क्लास रिवाइज कर लो। और वो तभी होगा जब आप घर पे अपनी मेहनत करोगे, जब आप सिनॉप्सिस बनाओगे उसका। तो एक चीज़ है। और दूसरी बात ऑप्शनल की रही बात, तो यार ऑप्शनल आप उसका भी ऑलरेडी एक शॉर्ट नोट्स बना के रखिए। जैसे हम हिंदी, आप लोगों ने अगर बहुत लोग का हिंदी यहाँ पर होगा ऑप्शनल और यूपीएससी के लिए आगे वो तैयारी करेंगे, अब इधर तो ऑप्शनल हट चुका है पीसीएस में, तो आप लोग उसका भी शॉर्ट नोट्स जरूर बना के रखिए, ठीक है। और रही प्री में, तो प्री में जो चीज़ें थी मैं पीसीएस ओरिएंटेड ही बताऊंगी, मैं कोई मिसगाइड नहीं करूंगी क्योंकि मैंने यूपीएससी का प्री नहीं दिया है। तो जो चीज़ें मैं बताऊंगी वो मेरी पीसीएस के ही हिसाब से हैं, ठीक है। तो पीसीएस का जो भी, कोई भी, अब पीसीएस हो या यूपीएससी हो, कोई अगर आप प्री का है तो एक ही स्ट्रेटेजी है उसकी, आप सिलेबस देखिए, ठीक है। सिलेबस के बाद आप पढ़ने से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। बिल्कुल, बहुत लोग की ये सोच होती है कि थोड़ा सा पढ़ लें फिर प्रीवियस ईयर लगा लेंगे। आपको कुछ ना आए, हम कह रहे हैं आपको एक भी क्वेश्चन ना आए, फिर भी आप पेपर जरूर देख लो एक बार, उससे एक आइडिया हो जाता है ना कि कैसा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। हम बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं, हमने भी बहुत कुछ पढ़ा है और जो आज कुछ काम में नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट किया है जो कि समझ में आया कि यार इसका तो ज़रूरत ही नहीं थी ये पढ़ने की। तो बस इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देख लो, फिर आप अपना। और सबसे बड़ा जो रोल रहा है ना वो टॉपर्स कॉपी मैं ये बताऊंगी, मेरे पास जब कंटेंट की कमी थी, कुछ नहीं था मेरे पास, 3 महीने में मेरे शॉर्ट नोट्स तैयार हुए टॉपर्स की कॉपी से। जो टॉपर्स कॉपी में पढ़ती थी, मैं रवि सर की कॉपी मैंने पढ़ी, दिव्या मैम की कॉपी पढ़ी, तो इन लोग का जीएस की कॉपी भी पढ़ी, ए से हिंदी सब कुछ पढ़ा। इन लोग की पूरी जितनी दृष्टि में साइड में पढ़ी है ना कॉपी, इन दोनों लोगों की मैंने पूरी कॉपी पढ़ी वो, और उन कॉपी से मैंने नोट्स बनाए हैं अपने। कोई अच्छा पॉइंट मिल गया, जैसे कुछ टॉपिक्स रहते हैं ना कि वो श्योर हैं, वो उन पे क्वेश्चन आने ही आने हैं, गरीबी है, कुपोषण है, महिलाओं के मुद्दे हैं, बच्चों के मुद्दे हैं, तो ये सब मुद्दे हैं, तो ये हमेशा आएंगे, भले क्वेश्चन आगे पीछे कुछ भी लैंग्वेज चेंज कर गया बट ये क्वेश्चन फिक्स रहता है कि क्वेश्चन इनमें आना ही आना है। तो बस कुछ चीज़ें हैं जो आप उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर रहिए। नोट्स अपने डेटा है ना कलेक्ट करके, जो भी डेटा कहीं मिल रहा है, और वो प्लीज़ स्क्रीनशॉट वाली स्ट्रेटेजी बिल्कुल मत अपनाइएगा, वो मैंने बहुत अपनाई है, काम नहीं आती कुछ। वो स्क्रीनशॉट्स ना वो फ़ोन पे ही पड़े रहते हैं, आप कभी नहीं देखते वो स्क्रीनशॉट।
तो जो कोई भी डेटा वो कहीं भी मिल रहा है, आप एक उसका एक लिस्ट बना लीजिए कि डेटा, और एक A4 साइज पेपर में, कॉपी में, जैसे भी आपको सही लगता है, एक डेटा ज़रूर उसका बना लीजिए टॉपिक वाइज। और चूंकि यही है चीज़ें जो आपके आंसर को बहुत अच्छा करती हैं। देखिए जनरल कोई क्वेश्चन है, अगर आप उसका आंसर जनरल लिखते हो तो सब वैसा ही लिख रहे हैं। अगर आपको अपने आंसर को अच्छा बनाना है, और वो जो एक एक मार्क्स ऐड होता है ना, एक डेटा से अगर आपका एक मार्क भी ऐड हुआ है ना, वो बाद में चल के बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देता है। तो हर एक क्वेश्चन में कोशिश करिए कि एक डेटा और एक डेटा से शुरुआत करिए, और अगर आप कंक्लूजन दे रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी रिपोर्ट लगा दीजिए सेकेंड ARC की। लगभग बहुत सारे मुद्दों पे सेकेंड ARC का रिपोर्ट है। सेकेंड ARC का रिपोर्ट बिल्कुल मत भूलिए। SDG से कनेक्ट करना, हमें नहीं लगता कि कोई भी एक कोई भी मुद्दा हो और उसको आप SDG से कनेक्ट नहीं कर सकते हो। है कोई मुद्दा, वो लगभग वो हर चीज़ है वो वहाँ कनेक्ट हो जाएगी। आप अपने कंक्लूजन में उसको ज़रूर ऐड करिए। तो अगर एक एक मार्क्स भी ये चीज़ें जो है ना, वो ये आपके आंसर को बहुत अच्छा करती हैं। और नोट्स की रही बात, डेटा हो गया, आपका कंक्लूजन हो गया। और मेंस के टाइम पर देखिए, मेंस के टाइम पे जो चीज़ें, चूँकि मैं बता रही हूँ कि 1 साल मेरी पढ़ाई बीच में ब्रेक हुई थी, तो उसके बाद जब लास्ट ईयर मैंने मेंस का प्रिपरेशन में कर रही थी, तो और भी जो भी ऑनलाइन सोर्सेज आपके हैं आप उनको भी फॉलो कर दिए, ठीक है। मैं पहले सोचती थी कि पेपर 3 तो बिल्कुल सबसे बेकार मेरा पेपर 3 ही होने वाला है, लेकिन जब मैंने ये ऐसे चीज़ें शुरू करी ना कि जो मॉडल आंसर थे उससे और टॉपर्स कॉपी से, तो मैंने जब चीज़ें करके तो बहुत अच्छा मेरा कंटेंट मतलब एक प्रिपेयर हो गया था, और उसका नोट्स मैंने बना लिया था। और ऐसा, अब वो तो मार्कशीट आएगी तब देखेंगे, बाकी मुझे लगता है मेरा पेपर 3 पेपर बहुत अच्छा हुआ था। GS के पेपर्स में 1 2 3 में बहुत अच्छा हुआ था लास्ट में। तो जो चीज़ें जितनी डायनेमिक होंगी आपको उसमें उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा। पेपर 1 है, पेपर 2 है, स्टैटिक सेक्शन है, और उसमें आप थोड़ी जनरलाइज चीज़ें आती हैं। हिस्ट्री है, क्या ही चेंज होगा उसमें, सब वही लिखेंगे। आपको अगर अपना कॉपी आप अच्छा कर सकते हो तो वो आप पेपर 3 और एथिक्स में तो रहता ही ये चीज़ें, आप जितने अच्छे एग्जाम्पल डालो, लेकिन पेपर 3 और पेपर 2 में जो करंट के सेक्शंस कुछ आप ऐड कर सकते हो ना, वो यहाँ से आपका मार्क्स जो है ना वो बूस्ट मिलता है आपको यहाँ से। तो जितनी करंट की चीज़ें वहाँ ऐड कर दो, कोई डेटा ऐड कर दो, वो चीज़ बहुत अच्छी है। और एसे की रही बात, तो एसे में भी मैंने विकास सर का कोर्स लिया था। एसे का जो है उसको ऑनलाइन अपने घर पर देखा था मैंने, तो उसमें से बहुत हेल्प हुई। जो कि एक तरीका होता है ना एसे लिखने का, ऐसे समझ में नहीं आता कि हम लोग आंसर्स लिखते हैं उसमें ये पढ़ते हैं कि बड़ी चीज़ों को छोटा करके लिखना है, एक पेज में है उसको छोटा करके लिखना है। अब वही ऐसे में क्या हो जाता है कि आपको बढ़ा के लिखना है, तो इतनी अलग अलग चीज़ें हो जाती है ना कि समझ में नहीं आता है कि कैसे अपने आप को मैनेज करें उसी कंटेंट को, जब हम वही चीज़। और ऐसे के लिए अलग से कोई तैयारी नहीं हुई है। जो GS में पढ़ते पढ़ते इतनी चीज़ें इतना हो गई थी नॉलेज में कि जो भी टॉपिक आ रहे थे वो GS से ही ऐसे का काम हो गया। लेकिन अब जो GS में जो टॉपिक पढ़ते हैं उसको हम कंसाइज्ड वे में लिखते हैं मेंस कॉपी पर, और ऐसे में वही चीज़ ब्रॉड में है। तो जब मैं विकास सर का जो वो कोर्स लिया था ऐसे का, उसमें जो सर ने स्ट्रैटेजी बताई थी कि आपको ऐसे में आप शुरू कर रहे हो तो आप ऐसे किसी अच्छे कोटेशन से या किसी डेटा से आप शुरू करिए, और उसको ब्लैक पेन से लिखिए। आप ऐसे तो टाइम नहीं मिलता है कि आप पेपर में लिखते समय वहाँ पेन चेंज कर सको, और प्लीज़ ये चीज़ अपनाइएगा भी मत। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो ही आप पेन चेंज करिए, वरना मत करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ब्लू से ही लिखिए, पूरा चेंज मत करिए, क्योंकि लेकिन ऐसे में टाइम रहता है हमारे पास, तो आप स्टार्टिंग करते हो वो आप ब्लैक पेन से अच्छे से कवर कर सकते हो। और राइटिंग भी उसमें बिगड़ने का वो डर नहीं रहता, टाइम रहता है, आराम से चीज़ें 1-1 घंटे में पेपर हो जाते हैं वो तीनों ऐसे। तो उससे इंट्रो से शुरू किया, और उसके बाद एक जो कनेक्टिंग लाइन होती है ना कि जब हम ऐसे लिखते हैं तो एक पैराग्राफ हमने लिखा और दूसरा पैराग्राफ लिखा, उन दोनों के बीच में हमें एक होता है ना कि पढ़ते पढ़ते एग्जामिनर को ये ना लगे कि ये अलग से मुद्दा उठ गया या ये अलग ही कुछ बात चलने लगी। जो कनेक्टिंग लाइंस होती है ना कि जैसा कि ये विदित है कि यद्यपि करके, ऐसे ऐसे जो टर्म्स है ना पहले से और दूसरे पैराग्राफ में, वो कनेक्टिंग लाइंस जो होती है ना बीच की, वो बहुत ज़रूरी होती हैं कि आपका जो ऐसे का फ्लो है वो बिगड़ने ना पाए। और जब भी आप ऐसे लिखो उसको ऐसे को खुद पढ़ के देखो
जब आप खुद पढ़ोगे और उसको ऐसा सोचो कि मैं किसी दूसरे का चेक कर रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि जब हम किसी दूसरे की चीज़ें देखते हैं ना तो उसमें कमियां खोज के उसको देखते हैं, अपनी चीज़ें अपने आप को बचा के चेक करते हैं और दूसरे के में बहुत कमियां निकालते हैं। उसको ऐसा सोच के देखो कि ये दूसरे की कॉपी है, मैं दूसरे का ऐसे पढ़ रहा हूँ। अगर आपको एक भी बार अपना ऐसे पढ़ते टाइम कुछ भी लगता है कि यार यहाँ कनेक्ट नहीं हो पा रहा, मज़ा नहीं आ रहा, वो चीज़ें आप सुधारो अगली बार में, ठीक है। और अगर कोई सेक्शन अभी लगता है आप लोग को तो आप लोग बताइए, बाकी क्वेश्चन आंसर। सी सेट, सी सेट के बारे में देखिए, मेरा क्योंकि मैथ्स स्ट्रीम रही है, पीसीएम ग्रुप रहा है मेरा, और मैथ्स मैंने ऑप्ट की थी 12th तक, तो मेरे जो सी सेट में मुझे अलग से नहीं कुछ प्रिपेयर करना पड़ा। मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, ये 3 सेक्शन मेरे हो जाते थे कवर, और जो भी उसमें करते थे उसमें मुझे कॉन्फिडेंस रहता था कि जो मैं ये ट्राई कर रही हूँ, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ, ये मेरा सही है, तो उससे चीज़ें मेरी कवर हो जाती थी। बाकी हाँ, मैं जानती हूँ कि सबका मैथ्स नहीं रहता है बैकग्राउंड में, तो प्लीज़ सी सेट में जो भी मैथ्स का जो भी सेक्शन रहता है आप उसको क्लासेस यहाँ होती है आप क्लास में करिए, नहीं तो यूट्यूब से भी कर लीजिए, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं आप यूट्यूब से कवर कर लीजिए। और अगर तब भी मैथ्स में तब भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम नहीं कवर हो पाती चीज़ें, जैसे पहले नहीं कभी पढ़ी तो यूट्यूब से कवर नहीं हो पाएंगी। आप सोचें कि 2 महीने में मैं सारा मैथ्स का चीज़ें इस टॉपिक कवर कर लूँ, तो आप जो दूसरे सेक्शंस हैं, जैसे हिंदी तो बेसिक है, हिंदी आप कवर कर सकते हो, संप्रेषण वाली जो चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन की जो चीज़ें हैं, आप उन पे फोकस कर सकते हो। बाकी मैं सोर्स नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैंने किया नहीं है उसको, इसलिए मैं सोर्स नहीं बता पाऊंगी सी सेट के लिए। करेंट अफेयर देखिए, प्री के लिए तो मैं पीसीएस प्री में जो करेंट अफेयर था, चूँकि जॉब के साथ तो डेली हम नहीं पढ़ सकते, आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग डेली चीज़ें कवर करिए। मैगजीन फॉलो, कोई मैगजीन, एक मंथली मैगजीन फॉलो करिए बिल्कुल। और सबका अपना अपना होता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मेरे शॉर्ट नोट्स पे ज़्यादा भरोसा रहता है। और अगर मैगजीन, अगर मुझे लगता है अगर मैंने मैगजीन जैसे पढ़ते हैं ना, तो आप एक बार भले मैगजीन पढ़ जाइए, लेकिन जब तक आप उसको कंसाइज्ड नहीं करते हैं तब तक आपकी वो हैबिट नहीं बनेगी कि आप मेंस में उसको यूज़ कर पाओ आंसर वो। क्योंकि हम जो मैगजीन में चीज़ें पढ़ते हैं वो बहुत पूरे प्रॉपर फॉर्मेट, पूरी सेंटेंसिंग के साथ दी हुई होती है। जब आप उसका नोट्स बना लेते हो तो जब एक बार आपने नोट्स बनाया मैगजीन से, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट हो चुकी हैं कि इस पॉइंट पे ये टॉपिक थे, किसी चीज़ का फ़ायदा पूछा है या उसके ड्रॉबैक्स पूछे हैं, तो ऐसे ऐसे पॉइंट मैंने लिखे हैं अपने नोट्स में। जब आप आंसर राइटिंग करोगे ना, तो वो ये शॉर्ट नोट्स आपको वहाँ बहुत हेल्प करेगा, वो तुरंत आपके माइंड में क्लिक करेगी चीज़ कि मैंने ये ऐसे लिखी थी। और जब आप मैगजीन से डायरेक्टली कॉपी पर जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि उतना बेनिफिशियल रहता है वो। बाकी सबका अपना तरीका है, आप लोग करके एक बार करके देख लीजिए। आपकी जो मंथली मैगजीन है, आप उसको एक बार मंथली मैगजीन शॉर्ट नोट्स बना के देख लीजिए उसको, और अगर आपको लगता है कि हाँ ये तरीका अच्छा है तो आप बिल्कुल फॉलो करिए। मैंने यही किया था, मेरा यही तरीका रहा है कि मैं मेरे शॉर्ट नोट्स के ऊपर मुझे भरोसा रहता था, और एग्ज़ाम के टाइम पे चाहे आपने कितना पढ़ा हो, आपके पास चाहे 10 कॉपी लिखी हो, नहीं काम आता है वो एग्जाम के टाइम पे, चूंकि इतना गैप नहीं मिलता है बिल्कुल मेंस के पेपर में। और फिर भी कितनी भी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ो, एक बार तो ज़रूरत होती है ना कि कुछ चीज़ें हम देख लें। आज पेपर दे के आए हैं तो कल 3-4 पेपर के लिए कुछ देख लें, और वो आपको तभी, अब बुक होंगी तो आप नहीं समझ पाओगे कि मैं रिवाइज क्या करूं। करंट अफेयर की चीज़ हो चाहे जो, आप मैगजीन है तो आप उससे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। तो मैं एग्ज़ाम के पहले, वो 15-20 दिन पहले वो मैगजीन आती है, और लिटरली मैं उसके पहले मैं प्री के लिए कोई मैगजीन मैंने पिछली बार नहीं पढ़ी थी। सिर्फ जब प्री का एग्जाम था, जीएस कवर कर लिया था, फरवरी से जब पढ़ाई शुरू करी जीएस कवर कर लिया था, और लेकिन करंट अफेयर मैंने इतना कुछ नहीं पढ़ा था बीच में। ये था कि जब वो मैगजीन आएगी उसके पहले तक जीएस कवर कर लेनी है, और जब से वो मैगजीन आ गई थी मैंने उसका 2-3 बार 3 रिवीजन जब आप करोगे तो 3 रिवीजन में वो चीज़ें फिर आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो पहली बार में पढ़िए, हाईलाइट करिए, दूसरी बार में फिर रिवाइज करिए। और चूंकि इसका नोट्स बनाने का मैं इसलिए नहीं बोलूँगी, वो मेंस के नोट्स बनाने के लिए बोल रही थी मैगजीन से, प्री के लिए करंट का इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि जो मैगजीन आती है उसके बाद इतना कम टाइम रहता है कि तब नोट्स नहीं बना सकते हो आप। तब अभी जैसे 14 मई को प्री है शायद, है ना, तो 14 मई को प्री है, तो अभी मैगजीन जैसे वो आएगी तो उसको आप नोट्स बनाने का टाइम नहीं रहता है, आप उसको 3 बार पढ़ जाओ, हाईलाइट करके 3 बार उसको आप पढ़ जाओ, उसका रिवीजन कर लो। और मेरा यही सोच रहा है, और करंट अफेयर्स का चीज़ें इससे फंस भी जाती हैं। 1-2 क्वेश्चन देखिए वो होते हैं तो कि वो किसी को नहीं आते हैं, और ऐसा पेपर जिसमें सब कुछ आ जाए वो पेपर ही गया। तो बाकी चीज़ें उससे करंट अफेयर का उससे कवर हो गया था। बाकी मेंस की रही बात, तो मेंस के लिए जो आप मैगजीन फॉलो कर लीजिए और उससे आप नोट्स बना लीजिए अपने।
और बाकी प्री के लिए जो इन्वायरमेंट का जो क्विक बुक आता है और हिस्ट्री की जो क्विक बुक आती है वो प्री के लिए मैंने इन दोनों से किया था। और थोड़ा सा जैसे और जो यूपी स्पेशल सेक्शन रहता है वो परीक्षा वाणी की जो बुक आती है वो उससे किया हुआ था। और इकोनॉमिक्स के लिए ऋषि जैन सर के जो नोट्स थे, तो चूंकि अब वो नोट्स तो पूरा क्लास था पूरा उसमें, और पीसीएस प्री में आप लोग देखेंगे पीसीएस प्री के टॉपिक सिलेक्टेड हैं उसमें, गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक ही आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछता है। यूपीएससी में चूंकि बहुत डीप पूछता है, पीसीएस में ऐसा नहीं है। तो जो ऋषि जैन सर के नोट्स थे, मैं जब से मेरे वो नोट्स बन गए थे मैं हर बार उन्हीं को उठाऊँ प्री में, और जो मेरे टॉपिक मेरे पीसीएस के प्री के लिए जो लगते थे वो उससे रिवाइज किया है। और हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस के लिए सर्वेश सर का जो नोट्स था मेरा वो अच्छा नोट्स था, उससे मैंने बढ़िया पढ़ा था। बायोलॉजी बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाई थी, क्योंकि बायो मेरा रहा नहीं है बैकग्राउंड, तो इसलिए उससे बहुत थोड़ा फोबिया टाइप का था कि बायो कैसे होगी। लेकिन हाँ, सर ने अच्छा पढ़ा, उसमें नोट्स भी मैंने बनाए थे उसके, तो वो नोट्स अच्छे थे बायोलॉजी। और चूँकि फिजिक्स केमिस्ट्री में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई चूँकि मेरा बैकग्राउंड वही था। और कोई सेक्शन यूपी स्पेशल हो गया। न्यूज़पेपर देखिए, बस रेगुलर जो न्यूज़पेपर दैनिक जागरण जो राष्ट्रीय संस्करण आता है वो इसलिए पढ़ते थे कि एक अवेयर होना चाहिए चीज़ों से हमें, तो बस रेगुलर जनरल उसका कोई कुछ मेरा देखिए मेरी जर्नी में या मेरी तैयारी में मैं सच बताऊं न्यूज़पेपर का रोल नहीं रहा है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं रहता था कि मैं द हिंदू उठा के पढूं कि और कोई पेपर उठा के पढूं। मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा है वो डेली ये दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, ये ऐप पे मिल जाता था, इसको पढ़ते थे। और बाकी जो ईयरली मैगजीन आ गई उससे प्री में पढ़ा, और मेंस के लिए तो जो यहाँ से कोचिंग से जो मॉडल आंसर्स रहते थे आईआर उससे कवर हो गया चीज़ें, तो न्यूज़पेपर मैंने नहीं पढ़ा है। और एनसीईआरटी की रही बात, तो एनसीईआरटी भी मैंने नहीं पढ़ी है, सिर्फ क्लास 11th की। देखिए, जो मेरी स्ट्रेटजी, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सबके लिए है या सब लोग ऐसा करें, आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग और अच्छे से पढ़िए और यूपीएससी क्रैक करिए, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जो मेरी चीज़ें हैं वो कम टाइम में जो चीज़ें मुझे बेस्ट दे सकती थी मैंने वो करी है। तो मैं ये नहीं कहूँगी, ये मुझे पता है मुझसे ज़्यादा बुक्स पढ़ने वाले लोग, मुझसे ज़्यादा चीज़ें कवर करने वाले लोग हैं। फिर जो दृष्टि की क्विक बुक है उससे चीज़ें पढ़ी हैं, उसी में हाईलाइट कर लेते थे, उसी से करते थे। और एनसीईआरटी की रही बात, तो एनसीईआरटी मेरे पास रखी है, इतनी बुक्स रखी हैं एनसीईआरटी की, वो वैसे ही रखी हैं, टाइम नहीं मिला दोबारा मुझे पढ़ने का। क्योंकि जब स्कूल से हम आते हैं ना 6 घंटे छोटे बच्चों के बीच में रह के, 1 से 5 के जो बच्चे हैं, और तो वहाँ दिन भर 6 घंटे उनको पढ़ाओ, फिर घर आके सर दर्द, मम्मी बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। मेरी मम्मी स्कूल का इतना बड़ा 2 साल में, और मतलब ये होता है ना थोड़ा सा इरिटेशन हो जाती है ना, ऐसा नहीं वो बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं उनके ऊपर, तो वहाँ तो बहुत कूल रहते थे, ठीक है। और घर आके हम इतना गुस्सा निकालते थे अपने घर वालों पे। तो कहते थे कि इतनी तेज तुम्हारी आवाज़ कैसे हो गई है भाई, अब क्लास में है, छोटे बच्चे हैं, तो आवाज़ तो तेज होनी ही है। तो चूंकि अब इस वहाँ क्लास करते थे, घर आए, अब जो घर में भी समझ चुकी, अब घर पर ही हम रहते थे अपने, मतलब मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में ही मेरी पोस्टिंग हुई और घर पे ही हम रहते थे। तो अब चूंकि अब जो समय मिला है उसी में करना है, तो नोट्स नहीं मेरे प्रिपेयर थे, और ना कभी चीज़ें हमने रेगुलर, मेरे मतलब रेगुलर ऐसा कुछ था कि मैं रेगुलर पढ़ रही थी। एनसीईआरटी की जो चीज़ें हैं, एनसीईआरटी में मैंने, हाँ, जियोग्राफी की एनसीईआरटी मैंने पढ़ी है, और उसके अलावा मैंने कोई जियोग्राफी की बुक नहीं पढ़ी है। जो ज्योग्राफी की क्लास 11th की एनसीईआरटी हैं, एक जिसमें भारत का भूगोल है, और एक जो भौतिक पर्यावरण करके जो बुक है, वो 2 बुक्स जो थी ना, वो इस 3 साल में मेरे साथ थी। वो 2 बुक्स मैं पिछली बार प्री दिया, ज्योग्राफी के लिए कुछ नहीं, वो बुक उठाई। बाकी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के लिए एनसीईआरटी बुक्स बहुत अच्छी है, वो सिर्फ एनसीईआरटी सिर्फ ज्योग्राफी की पढ़ी है। बाकी आप लोग पास टाइम है, मैंने सोचा अब मैं पढ़ूंगी, अब मैं एनसीईआरटी की पॉलिटी की बुक्स पढ़ूंगी, क्योंकि उसके बारे में मैंने सुना यार एनसीईआरटी जो है ना वो आपकी एक समझ बनाती है, बेसिक जो एक आप अंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में जो आप पढ़ रहे हो उसको आप बहुत आंसर में यूज़ कर लोगे, बहुत फैक्ट दिया है, बहुत डेटा दिया है, लेकिन वो जो चीज़ है वो आपकी समझ बनाने के लिए। और अब मेरा यही टारगेट है, मैं जाके पहले एनसीईआरटी पॉलिटी कवर करने वाली हूँ, क्योंकि वो बुक्स कहते हैं ना बहुत अच्छी बुक्स हैं वो, और वो तो आपके पास टाइम है, आप लोग बिल्कुल जो चीज़ें पॉलिटी की आप वो लोग एनसीईआरटी कर लो। बाकी हिस्ट्री की ज्योग्राफी मस्ट है,
और मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रही है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग हिस्ट्री वो ज्योग्राफी का एनसीईआरटी वो कवर कर लीजिए। मैथ्स के लिए ये काम आए एनसीईआरटी ज्योग्राफी मेंस के टाइम पे, हाँ मेंस के, हाँ ये चीज़ मैं भूल गई थी। मेंस के टाइम पे जो ज्योग्राफी पढ़ी है वो पी महेश सर का मुझे ऑनलाइन कोर्स मिला हुआ था, लेकिन चूंकि मैंने 2-3 क्लासेस उसकी शुरू भी करी, लेकिन फिर वही टाइम की कमी, तो फिर मैंने अपने सीनियर से, एक सीनियर है मेरे, मतलब सीनियर क्या, मेरी मैम है, बीओ मैम है, तो उन्होंने भी पी महेश सर से पढ़ा हुआ है, तो इस टाइम मेरे ब्लॉक में वो खंड शिक्षा अधिकारी के उसमें है, तो मैंने उनसे पूछा मैं ज्योग्राफी नहीं हो पा रही, कहाँ से करें, और जबकि मेरे पास वीडियोस अवेलेबल थी। मैंने यहाँ कोचिंग में बात की थी कि सर उनकी वीडियोस चाहिए मुझे, तो सर ने वही कह रहे हैं ना, दृष्टि में आपका कोई भी नीड है आप एक बार बोल दो, अगर आपकी प्रॉब्लम्स है जेन्युइन तो यार वो लोग मतलब टीम आपको सपोर्ट करेगी। तो मैंने घर से अपने बोला था कि मुझे पी महेश सर का क्लास चाहिए, और सर ने यहाँ से मेरे ऐप में वो क्लासेस डलवाई थी, और फिर लेकिन टाइम चूँकि नहीं हो पाया उतना फिर कवर, तो मैंने पी महेश सर के नोट्स पढ़े हैं मेंस में, तो वो चीज़ें मेरे बहुत अच्छे से वहाँ। उसके अलावा मैंने मेंस में ज्योग्राफी और कहीं से नहीं पढ़ा, पी महेश सर के नोट्स थे, मैंने वो अपने मैम के नोट्स से कवर किया है वो चीज़ें। एक सेकेंड, हाँ पढ़ते पढ़ते हाँ हाँ सही बिल्कुल है। देखिए ऐसा एग्जाम नहीं है कि 2 महीने पढ़ा, 2 महीने रात दिन लगा दी जान और निकल गया पेपर, नहीं होगा। अगर आप 2 महीने जैसी एकदम नहीं रात दिन एक कर देंगे तो तीसरे महीने में ही आपकी पढ़ाई बंद हो जाएगी। बहुत पेशेंस चाहिए इसको करने के लिए। और अब इतना अगर मैंने जो चीज़ें अपनी स्टार्टिंग में बताई, अपना जो मेरा चीज़ें मेरे साथ प्रॉब्लम्स जो हुई, तो अब इससे बड़ा मुझे लगता है कि शायद ही अपने पेरेंट में किसी को खो देना, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई प्रॉब्लम किसी की लाइफ में आ सकता है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, देखिए कोई प्रॉब्लम हो हर चीज़ का सल्यूशन है, लेकिन जब आप किसी अपने करीबी को खो देते हो तो तब जो आप टूटते हो और जो आप डिमोटिवेट होते हो, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा डिमोटिवेशन आपको कहीं से मिलेगा। तो चीज़ें फेल्योर, तो देखिए डिमोटिवेशन कैसे होगा आदमी, आपने टेस्ट दिया, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, आप डिमोटिवेट हो गए। आपने प्री दिया, प्री नहीं निकला, आप डिमोटिवेट हो गए। आपने मेंस दिया, मेंस नहीं निकला, डिमोटिवेट हो गए। तो जर्नी है, जर्नी में सफलता असफलता तो मिलेंगी ना, तो वो तो एक पार्ट है आपकी तैयारी का। तो ज़रूरी नहीं है चीज़ें आप मेरा मतलब जहाँ से मैं यहाँ सोच के आई थी, जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया था, और जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया बीटीसी के बाद, चूँकि मेरा बहुत मतलब सपना था कि मैं मतलब प्रिपरेशन करूँ, ऐसे क्लासरूम ज्वाइन करूँ। जब मलिक सर की मैंने पहली क्लास ली थी, तब मैंने वहाँ से मैंने यहाँ तब रहती थी, मैंने घर में अपनी मम्मी को कॉल करके बताया, मम्मी आज इतना अच्छा लगा मुझे कि ऐसा लगा 2016 के बाद से आज मेरी मतलब पढ़ने की तमन्ना आज पूरी हुई कि मैं क्लास में बैठ के पढ़ी। इतना अच्छा लगा। फिर जब 2 महीने एकदम अच्छा चल रहा था, तो फिर बताया ही कि क्या चीज़ें आपकी लाइफ में इतने ट्विस्ट आएंगे, लेकिन बस वही है, डिमोटिवेशन तो मिलेगा। लेकिन जब आप मन में ये सोच लेते हो ना, और जो ये थॉट था, मतलब ये समझिए इतना स्ट्रॉन्ग ये मेरा थॉट कि इतनी चीज़ें आई, इतने ट्विस्ट आए, लेकिन फिर भी मतलब छोड़ नहीं पाए हम ये चीज़। जब हम स्कूल जाते थे अपने, जब मेरे पापा के बाद से मैं मतलब रेगुलर स्कूल जब फिर मैं गई, तब तक तो कुछ नहीं सोचती थी। फिर बीच में फिर कुछ समय बाद फिर लगा यार, फिर जो चीज़ें थी ना, तो ये तो कहिए मेरा तो जो था ही, मतलब जो मेरे पापा की जो इंस्पिरेशन थी, कि जब तक मेरे पापा थे तो मैं कहूँगी शायद उनसे ज़्यादा मेरे ऊपर भरोसा शायद ही किसी को, मतलब एक कॉन्फिडेंस होता है ना, एक ओवर कॉन्फिडेंस, उनको ओवर कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर कि यार एक दिन हम ये चीज़ करेंगे। तो जब वो नहीं रहे, तो उसके बाद मुझे लगा कि जिसको मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा था, जब वो इंसान नहीं है, तो फिर मैं अब किसके लिए करूं, कौन है जो इसको मैं ये करके दिखाऊं, कौन है जो मैं उस जगह अचीव कर लूँगी, तो कौन होगा जो मेरे लिए खुश होगा। तो मैं अब नहीं हो सकती। और चूँकि इतना प्रेशर हो गया था कि एक क्षमता होती है ना दिमाग की कि आप कितना लोड ले सकते हो, तो उस टाइम में लगा कि अब इससे ज़्यादा लोड नहीं ले सकते हम। स्कूल देखो, घर में मम्मी को देखते थे, खुद को संभालते थे, तो चीज़ें लगी कि अब नहीं हो पाएंगी वहाँ से। फिर ये अगर वही भी चीज़ ना, आपकी विल पावर, आपकी अगर विल पावर आपको कभी झुकने नहीं देगी, वो
आपकी लाइफ में 1 साल ब्रेक आए, 2 साल ब्रेक आए, आप आज यहाँ हो, आप 2 साल भी नहीं पढ़ोगे और अगर आपके मन में है ये चीज़ कि आपको एक दिन वहाँ पहुँचना है तो आप 2 साल बाद भी वो चीज़ करके दिखाओगे, ठीक है। तो बस पहले मुझे भी बहुत डाउट होते थे, मुझे लगता था कि चूंकि ब्रेक इतना हो गया चीज़ें नहीं हो पाएंगी यार, लेकिन जब आप सोचते हो ना कोई चीज़, आपको सोर्स मिल जाएंगे, आपको गाइड करने वाला मिल जाएगा, आपकी प्रिपरेशन में आपको इमोशनल सपोर्ट करने वाले मिल जाएंगे। जब आप सोचोगे ना तो सब पॉसिबल है, ठीक। और एक और जब मेरा एग्ज़ाम होना था ना मेंस के पहले, जब मुझे लगा कि अब 3 महीने 2.5 महीने मैंने बहुत अच्छे से, मतलब मेरे पास अच्छा कंटेंट हो चुका है मेंस के लिए और अच्छा ठीक ठाक आंसर जा रहा है मेरा, अब लगने लगा था कि यार इस बार तो हो जाएंगी चीज़ें। और पेपर के 10 दिन पहले अचानक से तबीयत नहीं सही लगने लगी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम, पूरी बॉडी में इचिंग हो रहा था, जॉइंट पेन हो रहा था, जाके फिर दिखाया तो पता चला टाइफाइड हो गया है पेपर के 10 दिन पहले, और प्लेटलेट काउंट 80,000। अब ये था कि अब फिर डूब गए फिर डूब गए, अब क्या होगा भाई। फिर बस ये तो डॉक्टर पास गए, हमने उनसे इतना ही बोला कि सर आप ऐसी दवा दे दीजिए, मतलब ट्रायल मत करिएगा मेरे ऊपर कि 4 दिन ये खा लो फिर वापस आना फिर मैं दूंगा, मेरे टाइम नहीं है, आप बस ऐसा दवा दो कि बस 4 दिन मुझे ठीक होना है, मुझे मेंस लिखना है और 1 दिन में 6-6 घंटे लिखना है, ऐसा दवा दीजिएगा। और एक्स्ट्रा मैं उनसे पेन किलर लेके आई थी कि मैं एडवांस में खा लूँगी सुबह ताकि मुझे वहाँ पेन ना हो। तो देखिए चीज़ें, मुझे अब लगता है कि शायद जो मैं आज जहाँ हूँ अब मुझे सब ठीक है, जो भी मैंने किया, जो भी स्ट्रगल था सब वर्थ है आज मेरा, और मैं अपनी चीज़ें आज अपनी चीज़ें आज मैं पाई हूँ। मेरे घर वालों का सपना, मेरे टीचर्स का जो मुझसे जो उन्होंने सोचा मैं आज वो कर पाई हूँ। तो बस यार बस एक ही चीज़ है, पेशेंस कभी नहीं खोना, और बस खुद के ऊपर एक भरोसा कि यार कितनी भी चीज़ें बिगड़ जाएं करनी है चीज़ें, और बस पेशेंस बना के रखो यार, सब चीज़ें पॉसिबल हैं, सब कुछ हो जाएगा। और कोई क्वेश्चंस? देखिए मुझे लगता है कि मेरा जो सेशन, मैं पढ़ाई की स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, अपने सोर्स बता चुकी हूँ, फिर भी अगर आपको सोर्स से रिलेटेड कुछ भी पूछना है आप वो पूछ सकते हो। और लेकिन तब भी मुझे लगता है कि जो मेरी जर्नी में जो हिस्सा रहा है, मतलब पढ़ाई से ज़्यादा आपको इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब आप इस तैयारी में आप अपना बेस्ट दे सकते हो। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ आप इमोशनली स्ट्रांग हो, अपनी इमोशंस कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी चीज़ें, आपकी लाइफ में जो इम्बैलेंस आप उसको कवर कर सकते हो, तो आधी तैयारी तो आपकी पढ़ाई से होगी ना, जो आप यहाँ क्लासरूम में कर रहे हो, और आधी से ज़्यादा तैयारी आपकी ये जो आपकी पर्सनैलिटी की जो चीज़ें हमने बताई ना, अगर आप इनको, इमोशनल इंटेलिजेंस विकास सर के क्लास में बहुत सुना है ये, और कहिए तो ये चीज़ें विकास सर से जो ये चीज़ें मैंने बहुत सीखी हैं। उनकी पर्सनालिटी ऐसी ना कि वो 3 घंटे बोले, 4 घंटे बोले, लगता है हाँ ठीक है बोलते रहे सर बस ठीक है। तो वो चीज़ें जो, मतलब एक जो पेशेंस सीखा है मैंने, और अपनी पर्सनालिटी को पहले आप डेवलप कर लीजिए। पढ़ाई एक हिस्सा है, पढ़ाई को आप करिए, लेकिन आप अपनी चीज़ें, वो पर्सनालिटी को और अपने पेशेंस, अपनी विल पावर वो ज़रूर बना के रखिए। हाँ जी बताइए। मेरी जो स्कूलिंग है वो जो शिशु मंदिर और विद्या मंदिर स्कूल्स होते हैं, मेरी स्कूलिंग वहाँ की है। 12th तक मेरी स्कूलिंग विद्या मंदिर से रही है, और मैथ साइड रहा है, और फिर यहाँ पर ECC से PCM ग्रुप से मेरा ग्रेजुएशन रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं पर भी GS के सब्जेक्ट्स का टच नहीं था। और फिर उसके बाद जब बीच में और ब्रेक हुआ, 2 साल मैंने BTC किया, उसके बाद फिर चीज़ें शुरू हुई। तो मुझे कोई भी बैकग्राउंड, आपकी स्कूलिंग कहाँ से है या किन सब्जेक्ट से है, आप ग्रेजुएशन किन सब्जेक्ट्स में कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, किसी इंटरेस्ट की बात है, किसी ने BA किया हुआ है, उसके पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी उसने पहले से पढ़ रखी है, तो बिल्कुल उससे फ़ायदा होता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसका कहीं से इन सब्जेक्ट से टच नहीं रहा है तो वो अपना अच्छा नहीं कर सकता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट लिए थे, कितने आपके मार्क्स आए थे, इवन हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
बैकग्राउंड, सब्जेक्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस जो सब्जेक्ट आपको जो इसमें आने वाले हैं आप वो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और जितना चीज़ें बाद में आप सोच के जो चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं क्लासेस से, जो यहाँ कंटेंट यहाँ से मिल रहा है, बुक्स मिल रही हैं, आप उतना कवर कर लीजिए, बैकग्राउंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखिए उसके बाद जैसे मैं अपना स्कूल से आती थी, 2 घंटे रेस्ट किया और उसके बाद अपना पढ़ाई शुरू करी। तो ऐसे 4-5 घंटे ही मिल पाते थे, कभी कभी एक भी नहीं मिल पाता था, कभी कभी हो सकता है ज़्यादा टाइम मिल जाए तो 6 घंटे भी मिल जाते थे। बाकी डेली 6 आवर से नहीं मिल पाए और इतनी ही मेरी पढ़ाई रही है। सब्जेक्ट का डिवाइडेशन ऐसे था कि जैसे प्री के लिए बताया, तो प्री के लिए 2 सब्जेक्ट हम लेके चलते थे। 2 सब्जेक्ट लेके, एक नहीं लेके चलते थे, क्योंकि एक सब्जेक्ट जब आप लेके चलते हो ना तो थोड़ा बोरिंग वो लगने लगता है। तो 2 सब्जेक्ट जब आप लेके चलते हो तो थोड़ी देर एक को पढ़ा और हाफ टाइम में दूसरे को पढ़ लिया। तो 2-2 वीकली टारगेट सेट करते थे, इस वीक में मेरे ये सब्जेक्ट रिवाइज होने चाहिए। तो 2 सब्जेक्ट उठाया और पूरे वीक में उसी को बस पढ़ा। और मेंस में था तो मेंस में चूँकि जैसे जैसे टेस्ट सीरीज होती थी, मेरा कोई शेड्यूल नहीं था, क्योंकि जब हम 3 महीने में, जब इतना ही मेरे पास शेड्यूल ही नहीं था कि अपना क्या 3 महीने में हम अपना शेड्यूल क्या बनाए, क्या टेस्ट सीरीज के साथ कोप अप करें। तो जब यहाँ टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल जब मैंने ज्वाइन किया, तो जैसा जैसा यहाँ का शेड्यूल था, इस संडे को अगर हिस्ट्री का पेपर होना है तो फिर पूरे हफ्ते हिस्ट्री पढ़ी है, साथ में ऑप्शनल। और जैसे जैसे यहाँ का टेस्ट का शेड्यूल था वैसे ही था। बाकी इन जनरल आप पढ़ाई कर रहे हो तो मेंस में भी मुझे लगता है, मेंस हो या प्री हो, 2 सब्जेक्ट लेके चलना सही रहता है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट लेके चलने में आप थोड़ा सा ना बोरिंग नहीं फील करोगे। और एक होता है ना कि आपका थोड़ा ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर सकते हो। आप 1 महीने एक ही सब्जेक्ट में लगे हो तो हमें उसमें कोई मास्टर्स तो करनी नहीं है। एक साथ आप पूरा एक सब्जेक्ट के बदले आप 2-2 सब्जेक्ट लेके चलो, तो वैसे मैंने मैनेज किया था अपना। और इंटरव्यू हाँ, इंटरव्यू का यहाँ पर मॉक दिया था मैंने, आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो वो था कि उसमें उसमें चीज़ें वही ग्रेजुएशन को लेके थोड़ी सी वो हुई थी ख़राब, बाकी क्योंकि 2016 के बाद से गैप हो जाता है काफ़ी। तो यहाँ चूँकि मेरा लास्ट इंटरव्यू जो था मॉक, वो दृष्टि में ही था। और जब दृष्टि में मैंने यहाँ मॉक दिया ना, तो देखिए इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। एक टीचर ही है जो आपको मोटिवेट कर सकता है और डिमोटिवेट कर सकता है। जो मेरा यहाँ का मॉक था, तो जब वो मैम ने मुझे बोला कि आप प्रिपेयर हो, आप परसों के उसके इंटरव्यू के लिए, और ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, आप प्रेशर मत लो, तो वो चीज़ें, तो उसके बाद से एकदम कॉन्फिडेंट मैं हो गई थी कि हाँ देख लेंगे, अब जो भी पूछेगा देख लेंगे तो ठीक था मेरा। और बाकी चीज़ें तो देखिए अब ये भी परसेप्शन मत लेके जाइएगा कि अब जितने भी मैंने मॉक दिए हैं, लगभग हर मॉक में मेरे जॉब से चीज़ें पूछी गई थी, लेकिन वहाँ बहुत उल्टा हुआ था। वहाँ जॉब से एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया था मुझसे। और चूंकि अब मैं बेसिक में थी तो बेसिक की एक स्कीम जो चलती हैं, क्या कैसे चीज़ें, बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर किया था, लेकिन वहाँ जाके चीज़ें बहुत उल्टी हुई। वहाँ जाके ग्रेजुएशन और ऑप्शनल हिंदी साहित्य और ग्रेजुएशन में PCM से 2-2 क्वेश्चंस भले पूछा हो, लेकिन उन्होंने तीनों से पूछा है। और ग्रेजुएशन और मेरे इसको लेके, मेरे विभाग को लेके मुझसे कुछ भी नहीं पूछा था। तो बस इतनी चीज़ इंटरव्यू के लिए, बस इतनी चीज़ कहूँगी कि जो आपके अपना पर्सनालिटी की चीज़ें हैं, आप जो कि लगभग पूछते ही हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ बताइए, आप अपनी वीकनेस बताइए, लगभग ये पूछते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आप उनके लिए पहले से प्रिपेयर हो के जाते हो कि ये चीज़ें हैं, तो मैं एक नोट डाउन, इंटरव्यू जाने के पहले अपनी चीज़ें नोट कर ली। बाकी एक अभी नाम नहीं लूँगी, बट मेरा एक और भी इंटरव्यू एक कोचिंग का पड़ा हुआ है, तो वो इंटरव्यू दे के ना बहुत चीज़ें निगेटिव हो गई थी मेरे दिमाग में कि यार ऐसे अगर फाइनल इंटरव्यू ऐसा हो गया तब क्या होगा, कितने ही मार्क्स मिलेंगे मुझे। लेकिन बस इतना एक चीज़ बोले कि इंटरव्यू जब आप लोग आगे दोगे ना, मॉक दोगे, कहीं भी दोगे, तो इंटरव्यू कितना भी खराब जा रहा हो, बस एक चीज़ है जो लास्ट तक नहीं छोड़नी, कि अगर 20 क्वेश्चन पूछा है, 20 में 19 भी नहीं आ रहे हैं मुझको, तो भी लास्ट तक प्लीज़ होप मत छोड़ना कि शायद एक क्वेश्चन ही मेरे फेवर में चला जाए। ठीक, तो पूरे इंटरव्यू बस आपको बस पॉजिटिव रहना है। वहाँ पर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप उसको आराम से सॉरी बोलकर, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं आप ऐसे बोल सकते हो। लेकिन आधा इंटरव्यू भी अगर आपका ख़राब जा चुका है तो उससे ये नहीं सोच लेना कि
अब तो बिगड़ ही गई चीज़ें। अगर लास्ट जब तक वो नहीं बोल देते कि हाँ अब आप जा सकते हैं, तब तक हमको वो अपनी होप नहीं छोड़नी है कि शायद एक ही क्वेश्चन मेरे फेवर में चला जाए। बस यही चीज़ वो लोग चेक कर रहे होते हैं मुझे। और शायद कोई भी इंटरव्यू, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, वो इंटरव्यू में देखिए आपका नॉलेज तो चेक हो चुका है ना मेंस में। इतनी कॉपी लिख के जा रहे हैं, 20 क्वेश्चंस लिख के जा रहे हैं, तो नॉलेज तो वो लोग चेक कर चुके हैं ना पहले। नॉलेज चेक करने के लिए नहीं बैठे हैं वहाँ पर, सिर्फ वो ये चेक करने के लिए बैठे हैं कि आप कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हो, बस। और कुछ नहीं है इंटरव्यू में। और किसकी रिवीजन की स्ट्रेटजी यही थी कि जो मैंने बताया कि जो मेंस में जब मैं 3 महीने की जो तैयारी में जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो उन्हीं को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। और बाकी बहुत जब आप बुक से रिवाइज करते हो तो चीज़ें उतना अच्छी नहीं हो पाती हैं। तो अब मेरे तो यही रहा है कि यार जो भी है वो अपना शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स से चीज़ें एक बार आप शॉर्ट नोट में मेहनत करके देख लो, जो वो आपको बाद में फ़ायदा देगा ना, कि आप बाद में सोचोगे कि हाँ यार अच्छा हुआ मैंने ये काम कर लिया था। शुरुआत में लगता है ना लिखने में थोड़ा सा आलस आ जाता है कि जितनी देर में हम लिखेंगे उतनी देर में तो पूरा पढ़ जाएंगे। तो ये उस टाइम की बस चीज़ है। जब मेंस के पहले ना ये बिल्कुल काम नहीं आता है कि हम पढ़ जाएंगे। मेंस के पहले वही काम आता है जो आपके शॉर्ट नोट्स रहे होंगे। हाँ, दृष्टि के क्लास नोट्स, उसके हिस्ट्री के क्लास नोट्स और इन्वायरमेंट के, ये 2 चीज़ों के मेरे लास्ट तक मेरे उसमें था। और वही चीज़ है कि कंटेंट दृष्टि का, चूँकि मेरे पास क्या है कि मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है टाइम मैनेजमेंट को लेके, और तो इसलिए ना मेरी चीज़ें थोड़ी सी अलग है। जिसके पास टाइम का, बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ भले रहे क्लास कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो कोई और पार्ट टाइम जॉब कर रहे हों या यहाँ रह के कोई जॉब कर रहे हों, अपने घर पर रह रहे हो, उतना समय नहीं मिल पा रहा है। तो वो जो मेरी स्ट्रेटजी थी तो वो उनके लिए है जो बहुत कम टाइम है। बाकी यार आप लोग यहाँ रेगुलर क्लास कर रहे हो, प्लीज़ उस पर फेथ रखो, ठीक। डाउट जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आपको उसमें डाउट आ गया ना, तो फिर वो आप अपना चीज़ें पहले वहीं ख़त्म कर चुके हैं। आप क्लास कर रहे हो, आप क्लास पे पूरा भरोसा रखो, और जो भी आप डेली पढ़ के जा रहे हो वही चीज़ कि उसका सिनॉप्सिस बना लो। जो भी यहाँ से नोट्स मिल रहा है, जो बुक मिला है, हमें लगता है यार हिंदी मीडियम के लिए दृष्टि से अच्छा कंटेंट और इतना कहीं चीज़ें मिलेंगी। जो भी यहाँ का कंटेंट, जो एक प्रिंटेड नोट्स जो मिलता है ना, जो क्विक बुक से भी जो एक प्रिंटेड नोट्स भी मिला होगा आप लोग को, वो प्रिंटेड नोट्स बहुत अच्छे हैं। तो प्रिंटेड नोट्स अगर आपके पास टाइम है और आप यहाँ चीज़ें कर रहे हो, तो आप क्लास कर लो, प्रिंटेड नोट्स कर लो, बस। इसके अलावा कहीं भी आपको अपना सोर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ कर रहे हो उसी को पढ़ो, उसी का शॉर्ट नोट्स बनाओ, और उतने से चीज़ें कवर हो जाएंगी। देखिए जितना ज़्यादा आप बाहर चीज़ें खोजोगे ना, आप उतना भ्रमित हो जाओगे। जितना बाहर जाओगे इतना मटेरियल है कि आप सोच नहीं पाओगे कि इसमें से हम क्या उठाएं और क्या छोड़ें। आपके पास जो है इतना भरोसा रखिए, वो पर्याप्त है। क्लास कर रहे हो पर्याप्त है, और क्विक बुक या जो कंटेंट या प्रिंटेड नोट्स जो मिल रहा है वो पर्याप्त है। आप उस पर भरोसा रखो, उसके अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा चीज़ें बाहर ढूंढोगे ना, उतना ज़्यादा कंफ्यूज होगे, उतना ज़्यादा टाइम लॉस होगा, और वो फिर कुछ फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ का। बस आप क्लास करो और अपना जो भी यहाँ से नोट्स मिला है वो देखो, और आंसर राइटिंग जैसा कि रेगुलर यहाँ पर चेक भी होती है, आंसर राइटिंग प्लीज़ कर लो। और शुरुआत में आंसर राइटिंग में ये फोकस बिल्कुल मत करो कि मुझे 7 मिनट में ही कंप्लीट करना है। जब मैंने अपना पहला आंसर लिखा था 1 घंटा लगा था मैं लिखने में उसको लिखे हम एक लाइन सोचने में इतना टाइम लगा कि 10 मिनट में 1 लाइन सोचा, सही है ये, हाँ अब ठीक है 1 लाइन लिखा, फिर आगे सोचा, मतलब सच बता रहे 1 घंटा लगा पहला आंसर। जब हमने अपना यहाँ लिख के जो सबमिट किया था वो 1 घंटे में हमने पहला आंसर लिखा था। लेकिन ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, आप बस पहले ये जान जाओ कि अच्छा आंसर लिखना कैसे है। टाइम तो वो बाद में जब प्रेशर होता है ना, वो हाथ बढ़ता है खुद, आपको उसके लिए बहुत एफर्ट करने की जरूरत नहीं। वो तो जब आप प्रैक्टिस करोगे यहाँ पर 3 घंटे की, वो ऑटोमेटिक चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले ये मैटर नहीं करता ना कि आपने 3 घंटे में लिख दिया है, ये मैटर नहीं है आपने 3 घंटे में क्या लिखा है, ये मैटर करता है कि 3 घंटे में आपने लिखा क्या है। लिखने को तो कुछ भी आदमी नहीं भी पढ़ा होगा तो भी कह देगा हाँ लिखना है, तो हम लिख दें, जो भी थोड़ा बहुत आ रहा है लिख दो। आप पहले आंसर राइटिंग जब कर रहे हो तो भले 1 घंटा लगे, एक अच्छा आंसर लिखना सीखो, और उसको सीखो टॉपर्स की कॉपी से। इतनी कॉपी पढ़ी है, उसका जब आप एक क्वेश्चन देखोगे कि वो टॉपर्स कैसे लिख रहे हैं, तो अपना आंसर लिखने के पहले आपको उससे बहुत आइडिया मिल जाएगा कि वो कैसा लिखते हैं।
फिर उसके बाद अपना शुरू करो, और 1 घंटा लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले अच्छा आंसर जब आप लिखने लगोगे, यहाँ से जब आपको कॉपी चेक होके मिलेगी और अगर आपको अच्छी मार्किंग मिल रही है तो देन सेटिस्फाइड, उससे सेटिस्फाइड हो। अगर एक घंटा भी गया कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे आपको जो टाइम है ना वो कवर हो जाएगा। वो जब आप टेस्ट सीरीज देते हो ना यहाँ लिख के बैठ के, वो ऑटोमेटिक वो प्रेशर क्रिएट कर देता। कभी कभी भी ऐसा नहीं कि इस जर्नी में बहुत प्रेशर, कहते हैं ना कि बहुत प्रेशर लेके नहीं पढ़ना, एंजॉय करके पढ़ो चीज़ें, लेकिन कभी कभी लास्ट मोमेंट पे अगर ये प्रेशर फील नहीं होगा ना तो भी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। वो प्रेशर चाहिए ही चाहिए। और ये कहिए कि जो 3 महीने में अगर आप प्रेशर नहीं फील करोगे ना तो नहीं हो पाएंगी चीज़ें। जो बाकी की पढ़ाई है आप उसको एंजॉय करो, खूब अच्छे से उसको पढ़ो, लेकिन जब तक आप सच में प्रेशर फील नहीं करोगे नहीं हो पाएगा लास्ट में। अभी ये तो नहीं याद है क्योंकि बहुत टाइम हो गया यहाँ जब मलिक सर हिस्ट्री की कॉपी चेक करवाई थी। बाकी अभी ये याद नहीं है मार्किंग का एग्जैक्टली क्या मिला था। बाकी हाँ 50% से तो अबव ही रहा होगा। बताया ना कि जो पहला वाला मेरा प्री निकला था उसमें सोशियोलॉजी रख के, किसमें, देखिए ये नहीं है हर सब जिसका, देखिए ऑप्शनल ऐसा है ना कि अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो कितना भी अच्छा हो, हिंदी लिटरेचर में भले अच्छा मार्क्स मिलता हो या मिला भी है, अगर आप सिर्फ इस प्रेशर में ले लो हिंदी लिटरेचर की हाँ मार्किंग अच्छी है, तो अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा, सबको नहीं इंटरेस्ट आता है लिटरेचर पढ़ने में, तो बिल्कुल मत लो। जिसमें अच्छा लग रहा है वो सब्जेक्ट आप लो। हिंदी लिटरेचर हमने इसलिए लिया क्योंकि मेरा नीड अलग थी, मेरी नीड, और चूँकि उसकी नीड ये थी कि हाँ मेरे पास उसका मटेरियल अवेलेबल था पढ़ने में, वो हिंदी मेरा रहा है तो मुझे हिंदी में इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने हिंदी लिया है। आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो ले सकते हो, और आपको बस अपना बेस्ट देना है ना, तो जिसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हो आप वो सब्जेक्ट चूज़ करो। इस चीज़ पे मत जाना कि ये किसी ने लिया है तो ऐसे देख के ले लो। देखिए इस मिथ को ऐसे ही तोड़ा जा सकता है कि आप बस ये सोचो कि लिटरेचर या हो या ज्योग्राफी हो। सही बताएं मुझे ज्योग्राफी में वैसा इंटरेस्ट कभी भी नहीं आया कि उसको ऑप्शनल रख लें हम, कभी नहीं आया। तो अगर सिर्फ इसलिए कि ज्योग्राफी में अच्छा मार्क्स मिला है किसी को और सिर्फ इसलिए हमने अपना ऑप्शनल ज्योग्राफी रख लिया होता ना तो शायद पता नहीं क्या ही चीज़ें होती। तो ये मिथ ऐसे ही तोड़ा जा सकता है कि कितना भी किसी का मार्क्स आ रहा हो, हमें इंटरेस्ट नहीं है तो हम नहीं लेंगे, बस। थैंक यू। और पर्सनालिटी, जब आप डेवलपमेंट की बात होती है तो वहाँ पर चीज़ें ये होती है कि आप कोई भी चीज़ों पे कितना जल्दी इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देना है। ठीक है, कुछ भी चीज़ें हो रही हैं आप उसको समझो। जैसे इंटरव्यू में मेरे साथ ये चीज़ हुई है कि 1-2 बार मुझे टोका गया कि आप तुरंत बोल देती हैं। तो कोई भी चीज़ हो, क्लास में हो, आपकी सोसाइटी में हो, आपके घर में हो, कहीं भी हो, चीज़ें समझने का जो एक तरीका होता है, बस आप उसको थोड़ा सा होल्ड करिए, चीज़ें उसको समझिए, देन रिएक्ट। और बस पेशेंस और अपने ऊपर जो आप सबसे अच्छा, जो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हो, सबसे ज़्यादा पर्सनालिटी को वही इन्हेंस करती। अगर आप ये सोच लो कि मेरे अंदर यही कमियां हैं और मुझसे नहीं होगा, तो आप कभी अच्छा नहीं कर सकते, पढ़ाई हो कोई भी चीज़ हो। तो बस चीज़ें ये है कि हाँ मेरे अंदर ये कमियां हैं लेकिन मैं इस पे काम करूँगी या करूँगा तो ये चीज़ें हो जाएंगी कवर। तो बस आपकी पर्सनैलिटी वहीं से, उसी दिन से आपका पर्सनैलिटी में आपको ग्रो दिखेगा। हैंड राइटिंग का मुझे लगता है हाँ इतना रोल है कि हाँ आप ऐसा मत लिखो कि समझ ही ना आए सामने वाले को। तो चीज़ें इतना कर ले जाओ या कि मतलब अगर आप इतना हैबिट बनो कि बहुत जल्दी भी अगर आपको लिखना पड़े तो चीज़ें इतना हो कि हाँ समझ में आ रही हैं। इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि किसी का हैंड राइटिंग देख के वहाँ नंबर मिलता है। अगर आप एक डेटा ऐड कर दोगे तो बिल्कुल आपको +1 मिलेगा, लेकिन ये नहीं कि हाँ बहुत सुंदर लिखा है और डेटा नहीं पढ़ा है कुछ, या कुछ कोई ऐसा फैक्ट नहीं जो आपके आंसर को अच्छा कर रहा है तो उससे कोई मार्क्स नहीं देता। देखिए वो लोग एग्जामिनर इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, वो राइटिंग के ऊपर तो आपको जज नहीं करने वाले हैं। बस हाँ चीज़ें इतनी भी, जिसकी भी बहुत थोड़ी गंदी राइटिंग हो तो थोड़ा सा भाई उस पर काम कर लो, उसको इतना कर लो कि अगर आप सोच लो कि 5 मिनट में हमें ये लिखना है तो भले एक स्टैंडर्ड किसी को बोल दो कि तुम ये चीज़ बोलो, मैं 5 मिनट में इसको लिखूंगा। एक वर्ड लिमिट सेट कर लो और उससे बुलवा लो और अपना उसको खूब तेज लिखने का कोशिश करो। कुछ भी हो, पढ़ाई से संबंधित बात नहीं, पेपर उठा लो, कुछ भी बोल दो, तुम बोलना मैं लिखूंगा। उसको देखो यार 5 मिनट में आपकी राइटिंग कैसी जा रही है।
हाँ, अगर वो राइटिंग में इतना है कि हाँ वो चीज़ें पढ़ने में आ रही हैं तो कोई इशू नहीं है, और आपको उसमें सुंदरता या अपने अक्षर और अच्छे बनाने की उतना ज़रूरत नहीं। बाकी हाँ, ऐसे में अगर आप जितना अच्छा लिख सकते हो, क्योंकि ऐसे में ये प्रेशर नहीं होता है कि आपका पेपर छूट जाएगा, आप अपनी राइटिंग का प्रदर्शन ऐसे और हिंदी में बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि एक रहता है ना, ऐसे में टाइम भी है हमारे पास और हमारे पास मैटर भी होता है बढ़िया से। तो ऐसे में अगर जितना अच्छा कोशिश करो कि ऐसे को खूब अच्छा से लिखो और उसमें कटिंग ना हो, कोशिश करो बिल्कुल कटिंग ना हो, समय इतना अच्छे से रहता है। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका ऐसे, अगर मीडियम राइटिंग भी है ना किसी की और साफ सुथरा अगर लिखा है तो एक कॉपी जब एग्जामिनर खोलेगा ना तो उसका जो इम्पैक्ट जाता है तो वो बहुत अच्छा रहता है वो। और वही चीज़ अगर ऐसे में भी अगर अच्छा नहीं हो पा रहा है तो रहता है ना कि यार ऐसे में भी इतना टाइम होने के बावजूद ऐसा रिएक्शन दिख रहा है, तो आप ऐसे, हिंदी, एथिक्स, इन चीज़ों, जो बाकी के ऑप्शनल के अलावा इन चीज़ों से आप अपनी मार्किंग इतनी बहुत अच्छी खींच सकते हो यहाँ से। क्योंकि देखिए GS 1 में भी स्टैटिक चीज़ें हैं, लेकिन GS 3 जो है वो बहुत डायनेमिक है। हमको उसमें नहीं पता कि उसमें क्या ही क्वेश्चन आ जाएगा, तो कभी कभी चीज़ें ऐसा क्वेश्चन उसमें आ जाएगा कि हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है वो, तो हम लिखें क्या उसमें। लेकिन जैसा कि ऐसे है और एथिक्स का पेपर है और हिंदी का है तो इसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। मतलब अगर ये बात सही, हमने भी ये चीज़ कहीं सुनी थी कि अगर हिंदी मीडियम वालों को अगर आगे निकलना है या फिर हमको उनके उसमें कम्पीट करना है तो थोड़ा सा ना इन तीन चीज़ पे अगर हम फोकस कर लेंगे, अगर हम इसमें हम आगे उनको कवर कर सकते हैं तो वो यही चीज़ें हैं, आप यहाँ से कवर अच्छा कर सकते हो। मैंने शॉर्ट नोट बनाएंगे क्योंकि शॉर्ट नोट बनाते समय लगता है कि ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, लॉन्ग हो जाता है, इससे बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स का देखिए, अब वो ऐसे बताने में तो नहीं समझ में आएगा कि कैसे मैंने बनाए थे। बाकी जो मेरे नोट्स थे GS 1, 2, 3 के और जो ऑप्शनल के मेरे नोट्स थे, तो मैं कोचिंग में यहाँ सर लोग को वो उसका पिक सेंड कर दूंगी, वो लोग ग्रुप में डाल देंगे। तो इनकेस आपको उससे अगर हेल्प मिल पाती है तो अच्छा है। तो ऐसे बताने में नहीं समझ में आएगा, मैं सर को बोल के जो मेरे नोट्स थे और ऑप्शनल दोनों का नोट्स मैं उनको पिक भेज दूंगी। और जैसे एक रहता है ना कि जैसे ऑप्शनल भी जिसका है या नहीं भी है, तो जब वो आप उससे नोट्स से जब मेरे नोट्स में देखोगे तो उससे आपको समझ में आएगी कि वही चीज़ें जो नोट्स में 3 पेज में लिखी हैं वही चीज़ें मेरे A4 साइज़ के पेपर में 1/4 में लिखी हैं। तो वो चीज़ें आपको समझ में आएगी कि हाँ शॉर्ट नोट्स इधर से कैसे बनाना है। क्योंकि हाँ ये बात सही, बहुत बार हमने भी ट्राई किया, इतना नोट्स बनाया फिर छोड़ा चीज़ें, तो लगता है कि हाँ बहुत सब कुछ इम्पोर्टेंट, क्योंकि बुक है, अगर बुक में कुछ लिखा है तो लगता है इंपॉर्टेंट है तभी तो लिखा है। तो चीज़ें हाँ ये प्रॉब्लम करती हैं, और उसके लिए मैं यही बोलूँगी कि मैं अपने नोट्स शेयर कर दूँगी यहाँ कोचिंग में, वो आप लोग को ग्रुप में मिल जाएंगे, तो आप उससे देख लेना। इसका फ्लो चार्ट, हाँ मैं अपनी कुछ कॉपी शेयर कर दूंगी, क्योंकि देखिए मेरा ये नहीं रहा कि मैं पैराग्राफ में मैं नहीं लिखती थी। जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस होते हैं वो इतने टाइम कम होता है, वर्ड लिमिट इतनी कम होती है कि आप उसमें पैराग्राफ में अगर लिखने चलोगे ना तो आप अपना दिखा ही नहीं पाओगे अपना उसमें कि आप क्या लिखना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन ही अच्छे से देने लगे तो आधे वर्ड्स तो उसी में ख़त्म हो गए। तो जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन रहते हैं उसमें मैं पूरा मतलब पैराग्राफ और चार्ट यही वाला फॉर्मेट मैंने यूज़ किया है स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में। और जब लॉन्ग आंसर में जब थे तो वहाँ पर कुछ पैराग्राफ और कुछ पोर्शन, बाकी स्टार्टिंग में प्लीज़ पैराग्राफ बिल्कुल फॉलो मत करना, वहाँ चीज़ें आप पैराग्राफ में ही ख़त्म हो जाएगा, आप मेन मुद्दे पे आ ही नहीं पाओगे वहाँ पे। तो ये चीज़ है कि चार्ट का, फ्लो चार्ट का बहुत यूज़ है। आप देखो, आप खुद भी देख लो, अगर कहीं डायग्राम बना है तो वो आपको पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है या पैराग्राफ, तो बस वही चीज़ है। वो भी हैं, उनको भी इतनी कॉपीज होती है, पढ़ते पढ़ते वो बोर हो जाते होंगे। जब तक उनको ऐसे कॉपी खोली और एक नई चीज़ें अगर जितनी इजी वे में आप सामने वाले को दे रहे हो उतना अच्छा है, तो वो उतना इजी वे में तो चार्ट और पैराग्राफ में ही समझ में आएगा। हाँ बिल्कुल, लॉन्ग आंसर में ये गलती मत करना, क्योंकि वहाँ वर्ड लिमिट अगर आप कम कर दिए तो वो आप 3 पेज रहते हैं। तो लॉन्ग आंसर में आप पैराग्राफ और बीच बीच में चार्ट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन है वहाँ पर मेन फोकस रखो कि आप जितना पॉइंट फॉर्मेट में, जितना चार्ट में बना सको उतना अच्छा है वहाँ पर। उसका तो वही है रिवीजन, उसके अलावा कोई कोई उसका उपाय नहीं है। आप रिवीजन ही कर सकते हो, और एनसीईआरटी में जो भी नोट्स है बस इतना है कि आप एक बार ना, अगर आज भी आपने डिसाइड नहीं किया है कि प्री के लिए और मेंस के लिए मेरा क्या सोर्स रहने वाला है, तो प्लीज़ एक दिन बैठ के, भले 5 दिन लगे, आज ये काम पहले कर लेना कि पहले सोर्स डिसाइड कर लो।
सोर्स डिसाइड कर लो, फिर उसके अलावा फिर एक बार सोचो, अच्छा सोचो, फिर उसको बदलो मत। वही, ऐसा कुछ नया नहीं होता है। आप अलग अलग सोर्स में देखोगे तो एक बार को लगेगा कि इसमें अच्छा दिया है, लेकिन जब आप अलग अलग चीज़ों से पढ़ते हो वो दिमाग में रुकेगा ही नहीं। जब आप एक पेज आप 5 बार रिवाइज करोगे तो वो उसका जो इमेज होती है ना, वो दिमाग में इतनी सेट हो जाती है कि जब आप एग्जाम में भले उसको रिवाइज ना भी करो रिसेंट में, वो आंसर आपको समझ में आ जाएगा, वो टिक लग जाएगा। और अगर वही मैटर आप अलग अलग बुक से देखोगे ना, वो पांचों में से कोई भी स्टेबल नहीं रहेगा। बस एंशिएंट का यही है कि एक बार बनाओ, एक बार चाहे नोट्स बना लो चाहे बुक बना लो, उससे क्विक बुक भी से भी, आप दृष्टि की क्विक बुक से भी पढ़ा है मैंने, तो दृष्टि की क्विक बुक उसी को रिवाइज करो ना। उसको ये मत रखो कि एक बार इससे पढ़ा एक बार उससे पढ़ा, एक बार मतलब इतना नहीं लगता, 4 बार आप पढ़ोगे उससे तो एंशिएंट हो चाहे जितना भी फैक्ट और डेटा हो सब याद हो जाता है। यहाँ तक कि मेंस में इतने डेटा लिखने होते हैं, इतनी रिपोर्ट्स लिखनी होती है कि ऐसे तो कह देंगे कि तो कुछ याद ही नहीं हो पाएगा चीज़ें। तो बस वही है उसका एक चीज़ कि एक बार आप लिख लो और उसको बस रिवाइज करते रहो, उसको सोर्स मत चेंज करो कुछ भी। और आंसर राइटिंग की एक चीज़ है जो मतलब मैंने फेस करी थी, यहाँ जब हम टेस्ट सीरीज दे रहे थे तो उसमें ये था कि जैसे स्टार्टिंग से 1 से 10 तक हम लेके चले और लास्ट में ऐसा होता था कि 1.5 घंटे उसी में ख़त्म हो गए, और लास्ट के 10 क्वेश्चन जो कि और अच्छे होने चाहिए थे वहाँ पर टाइम ही कम पड़ गया। फिर कई 3-4 टेस्ट तो ऐसे ही बीत गए। तो आप लोग एक बार जब फुल टेस्ट देना तो एक बार ट्राई करना, ये मेरा रहा है तो मतलब मुझे ये चीज़ बाद में सही लगी और मैंने फिर इसी को फॉलो किया। मैं स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन करती थी जो शॉर्ट वाले हैं, 5 किया, उसके बाद सीधे आ गए 11वें पे, 11 से फिर 20 किया, फिर जब वो जो 20 के 5 छूटे हैं वो लास्ट में किया। उससे थोड़ा मुझे ये लगा कि जब वो 5 क्वेश्चन बचते हैं ना लास्ट में, अगर आपके पास 20 मिनट भी बचा है तो भी एक हिम्मत आती है अंदर से कि यार अब पूरा पेपर हो गया, 20 मिनट में ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। लेकिन अगर उसी 20 मिनट में आपके लॉन्ग वाले क्वेश्चन बचे तो इंसान ही है ना, ह्यूमन बिहेवियर, अगर आप उसी 20 मिनट में लास्ट के क्वेश्चन पहले ही हिम्मत टूट जाती कि अब लॉन्ग वाले कैसे होंगे बीच में। तो ये चीज़ मतलब आंसर राइटिंग मुझे इतना हेल्प करी है। बहुत परेशान रहते थे कि कैसे चीज़ें कवर करें, 1.5 घंटा हो जाता था पता ही नहीं, क्योंकि इतना पढ़ा रखा होता है ना कि वो आंसर हो सकता है पहले में नीड नहीं थी फिर भी इतना लिख गए कि टाइम ही चला गया पूरा। तो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन करके देखना, 5 क्वेश्चन करो, अच्छे से करो, उसमें फिर कमी मत रखो, क्योंकि जो एक फर्स्ट इंप्रेशन रहता है ना थोड़ा तो वर्क करता है वो। 5 क्वेश्चन अच्छे से करो, फिर 11 से 20 करो, फिर वो 20 के 5 कर लो। तो मेरा मतलब इस पे चीज़ें वर्क करी और यही चीज़ हमने फाइनल में भी किया है, ऐसे ही करते थे, क्योंकि लास्ट में बहुत बार करके देखा है नहीं चीज़ें बनी। और जो मेरी एक बात और, जो मेरी यहाँ दृष्टि की टेस्ट सीरीज़ की जो आप लोग को शायद कुछ दिन में कॉपी देखने को मिलेगी, तो उसमें उतना अच्छा मेरा नहीं रहा है, क्योंकि मेरे पास जैसे बताया कि कंटेंट का कमी थी स्टार्टिंग में, तो उसके यहाँ पर जो कॉपीज़ थी, जो जितना पढ़ा था उसमें अच्छा हुआ, लेकिन जो मेरा टेस्ट सीरीज़ है वो जो कॉपी है वो मतलब तैयारी करके वो टेस्ट नहीं लिखे गए हैं, वो जो लिखे गए हैं वो टेस्ट के थ्रू तैयारी हुई है मेरी, और उन्हीं टेस्ट को जब यहाँ लिखा उसके बाद फिर हमने घर पर भी उनको लिखा है। तो जब आप यहाँ क्वेश्चन, और एक भी क्वेश्चन यहाँ के टेस्ट सीरीज में देखोगे आप क्वेश्चन छूटा है, वो क्वेश्चन इसलिए नहीं छूटा कि टाइम का कमी थी। कंटेंट जब आपके पास नहीं होता है ना तो आपके पास आपको 5 घंटे बिठा दिया जाए, नहीं कर पाओगे। जब कंटेंट नहीं है तो 5 घंटे क्या 10 घंटे नहीं कर पाओगे। तो बस हाँ सुनाई दे रहा है सर। आपने बहुत कम समय प्रिपरेशन की है, तो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपकी लाइफ में उसका क्या रोल रहा? और जो आंसर राइटिंग अपन करते हैं उसमें भूमिका उसका थोड़ा सा बताइए कि मतलब जैसे आपने एग्जाम टेस्ट सीरीज तो आपने लगाई है, क्या इतना प्रेशर पड़ता है माइंड पे तो चीजें हट भी जाती है, क्योंकि प्रेशर है 20% करना भी है तो नहीं हो पाता। तो आपने उस प्रेशर को कैसे मैनेज किया, वो चीज पहले इंट्रो वाली बात बता देते हैं। आंसर राइटिंग में जो इंट्रो का सेक्शन रहता है, इंट्रो में यहाँ ये रहता है कि ब्लैंक हो, जब हम क्वेश्चन लिखने चलते हैं तो हम ब्लैंक हो जाते हैं कि हम क्या लिखें यहाँ पर 2 लाइन में। तो जो कि पूरा आंसर का आपको समराइज करना होता है, तो बस यही बोलेंगे कि वो प्रैक्टिस से आती चीज़ें, और कुछ टॉपिक जो प्री डिसाइडेड हैं कि वो आने ही हैं, महिलाओं की चीज़ हो, वही कुपोषण, भुखमरी या कौशल, बेरोजगारी, इन सबको चीज़ें आप सेट कर लो उन पे कि भूमिका आएगी। तो क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्मेट ही चेंज, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज होता है, बाकी टॉपिक तो सेम है ना। अगर बेरोजगारी पे आया है तो दिमाग में सेट कर लो कि बेरोजगारी पे कोई भी क्वेश्चन हो हमें शुरुआत इसी से करनी है।
तो बस कुछ कुछ चीज़ें थी जो याद ही रखी थी वो दिमाग में, फिर कोई भी क्वेश्चन आया हो, कोई टेस्ट सीरीज हो, वहाँ भी हो, जो मेरे अब तो कॉपी वो तो वहीं रहती, नहीं तो जो हमने यहाँ लिखा है, जो इंट्रो, जो एक लाइन यहाँ लिखी है, अगर वो क्वेश्चन वहाँ आया तो एक लाइन, वो ही लाइन वहाँ भी लिखी है। तो एक चीज़ है ना, कम टाइम में यही है कि आप चीज़ें लिख लो, और कोई भी क्वेश्चन उसमें किस भी तरह से पूछे, इंट्रो तो वही लिखोगे ना आप, मेन बॉडी तो आप क्वेश्चन की नीड डिमांड से चेंज करते हो। इंट्रो तो अगर बेरोजगारी पे कुछ पूछा तो इंट्रो तो वही रहने वाला है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें आप डिसाइड कर लो पहले से कि इसमें क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही लिखना और डेटा से ही शुरू करना है। बाकी रही ऐसे जनरल क्वेश्चन जैसे हिस्ट्री वगैरह में रहते हैं, तो वो उसके लिए आप उसके लिए प्रैक्टिस ही कर सकते हो। बस अपने आप को इतना मान लो कि यार 2 चीज़ें 2 लाइन में 3 लाइन में हम लिख सकें, तो इंट्रो में तो इतना ही है। आप अगर जहाँ स्टैटिक से शुरू कर सकते हो वहाँ उससे, नहीं तो करंट से चीज़ें। और रही ग्रुप डिस्कशन की बात, तो देखिए हमने यहाँ ऑफलाइन क्लास जब करी थी तो सिर्फ 2-3 महीने ऑफलाइन क्लास की थी। 3 महीने में इंसान उतना किसी को जान नहीं पाता है। मेरे यहाँ के मतलब क्लासरूम के मेरे फ्रेंड्स नहीं है कोई भी, बस आते थे, क्लास किया और चले गए। अगल बगल में 1-2 यहाँ पर थी लड़कियाँ, तो उनसे बात हो जाती थी। बाकी ऐसा टच में बहुत नहीं रहा कि यहाँ से मेरा ग्रुप डिस्कशन हुआ। घर पर भी जब रहे तो ये समझिए कि मेरे स्कूल फ्रेंड्स में किसी ने प्रिपरेशन नहीं करी, मेरे कॉलेज फ्रेंड में कोई प्रिपरेशन नहीं करा, मेरा कोई सर्कल नहीं रहा है। तो मतलब लेकिन ऐसा नहीं है कि इस चीज़ की मुझे कमी खलती थी। बहुत बार लगा कि काश कोई 1 या 2 लोग होते जिससे मैं अपनी चीज़ें डिस्कस कर पाती या बता पाती यार कि हाँ ये मेरा आंसर चेक कर लो। या डिस्कशन से प्री में बहुत रोल रहता है कि आप अगर 2 बार किसी से वो बात कर लो ना, इतने फैक्ट रहते हैं प्री में कि वो ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन का हाँ रोल है। बाकी अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो भी इशू नहीं है, आप अपने से चीज़ें रिवाइज करो। मैं नहीं कर पाती थी कोई डिस्कशन, तो मैंने चीज़ें प्री के लिए छोटे छोटे नोट्स में अपने रूम पे चिपका के रखी थी कि यही मेरा डिस्कशन इसी से होगा, और इसी को आते जाते उसी पे देखते थे, तो उससे चीज़ें याद हो गई थी। बाकी ऐसा डिस्कशन पे नहीं। एक मेरी फ्रेंड मेरे से जूनियर थी, हाँ उससे मेरा अभी 2 साल पहले उससे कांटेक्ट हुआ था, उससे थोड़ा चीज़ें डिस्कस करते थे। बाकी ऐसा नहीं रेगुलर कोई मेरा ग्रुप नहीं था जिससे डिस्कशन हुआ हो मेरा। प्रयागराज की दृष्टि शाखा से हिंदी मीडियम में तैयारी करने वाले सभी बच्चों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बीच एक सेतु था कि सब्जेक्ट में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए डाइवर्जन रहता है, लेकिन इस बार के यूपी पीसीएस के रिजल्ट ने यह साबित कर दिया कि मीडियम कोई डिसाइड नहीं करता। हाँ बिल्कुल। और इस बार का मैम यूपी पीसीएस का रिजल्ट टॉप 10 में 8 लड़कियों का चयन हुआ है। बिल्कुल। ये और साबित करता है कि अब रिजल्ट की दिशा बदल रही है। हाँ नहीं ये चीज़ तो है। देखिए मीडियम का ये फोबिया जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि हम इससे बचे रह गए थे। मीडियम का फोबिया मेरे अंदर भी था, और बीच में ऐसा हो गया था कि लग रहा था हिंदी से नहीं हो पाएगा क्या, तो हमने चीज़ें पता है 2 महीने द हिंदू न्यूज़पेपर भी लगवा लिया घर में। अब वो जब न्यूज़पेपर आया तो अब उसको तो समझ नहीं आ रहा था कैसे ख़त्म हो, समझ ही नहीं आ रहा कुछ कि पढ़ें क्या इसमें हम। तो बस चीज़ें उससे बीच में ऐसा था कि मतलब ये भी दिमाग में आ गया था कि एक बार को मीडियम चेंज कर लें। शायद ऐसा ना हो कि हम 3 साल इसमें लगे और लास्ट में रिजल्ट ही ना आया तो क्या फ़ायदा। उससे अच्छा 1 साल भले डिले हो लेकिन हम मीडियम चेंज कर लेते हैं अपना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, हम अपना बता रहे हैं। चीज़ें ऐसा नहीं कि इंग्लिश में समझ में आती हैं, आप लोग को भी सबको आती होंगी, लेकिन जो एक आपका बेसिक जो एक थिंकिंग है ना, तो अगर वो हिंदी में है, मेरी बेसिक जो हम सोचते हैं वो मेरा हिंदी है। हम कितना भी इंग्लिश पढ़ लें, अगर भले राइटिंग अगर कर रहे हैं वो थॉट्स वो हिंदी में ही आएगा। हमने कोशिश करी, हमने 3 से 4 महीने हमने इंग्लिश का पूरा टेलीग्राम पे हमें कुछ वीडियोस मिल गई थी, पूरी ज्योग्राफी हमने इंग्लिश में पढ़ी है, नोट्स भी मेरे पास रखे हैं उसके। तो और फिर बीच में बहुत कोशिश करी, न्यूज़पेपर एनालिसिस भी देखने लगे थे यूट्यूब पे, बहुत टाइम तो इसी में गया। फिर समझ में आया कि नहीं, जो मेरा देखो जो आपका बेसिक जो आपके अंदर क्वालिटी है या जो आपका बेसिक जो नेचर है वो नहीं चेंज करना है। तो ये चीज़ हमको इससे समझ में गया, अगर मेरा थॉट प्रोसेस हिंदी में है तो वो हिंदी ही रहने दो। उसको किसी के बोलने पे या किसी रिजल्ट से उसको अपने आप को लो फील मत करो कि यार इंग्लिश का रिजल्ट अच्छा आ रहा है और हिंदी में नहीं कर सकते। हिंदी में भी उतनी चीज़ें, और ये चीज़ आंसर राइटिंग वाली जो टॉपर्स कॉपी ना, ये मैंने इंग्लिश मीडियम वाले की भी देखी है, तो ये अच्छा। लेकिन हाँ ये बात सही है कि जैसा फॉर्मेटिंग वो लोग करते हैं ना इंग्लिश मीडियम कॉपी, आप देखो एक लिखने का जो एक तरीका होता है वो बहुत अच्छा रहता है उनका। फॉर्म जैसे वो लोग स्ट्रक्चरिंग बनाते हैं वो करते हैं, वो चीज़ वहाँ से सीखी है जो इंग्लिश में सीखो हर जगह से।
सीखो हर जगह से, लेकिन हर चीज़ को एकदम अंधाधुंध फॉलो नहीं कर रहा है। आप जिसमें सहज हो आप वही चीज़ करो। आपको प्रेशर में बिठा दिया गया है कि ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में लिखना है, नहीं लिख पाओगे। हिंदी में वही चीज़ है वो अच्छी कर लोगे। तो मीडियम का रोल नहीं है, और मुझे नहीं लगता ना फिर आगे ना आज है ना कभी रहेगा। नहीं मैम, जो परिवेश है वो बहुत कुछ डिसाइड करता है, क्योंकि लोग अंदाज में अंदाज़ा लगा के बोल देते हैं कि यूपीएससी हिंदी मीडियम के बस से बाहर है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रिजल्ट भी थोड़ा सा मिलता है, लेकिन उसका भी ये है कि प्री में ही उतने लोग नहीं होते, क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो मेन से देखते हैं लोग कि नहीं है। बाकी ऐसा मीडियम का इशू नहीं है। सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो रवि सर रहे हैं, तो रवि सर का जैसा रहा यार, उनको देख के तो ये डाउट नहीं होना चाहिए। और हम भी उन्हीं से इंस्पायर हुए थे। जब उनका रैंक आया लास्ट टाइम पर, तो उनको लगा यार ये हिंदी मीडियम से ये कर सकते हैं यूपीएससी में, तो कोई भी कर सकता है। और बस उनकी चीज़ें, हाँ लेकिन उनकी चीज़ें हमने बहुत फॉलो करी हैं। उनका जो भी इंटरव्यू रहा है, सेमिनार रहा हो, कॉपी जो रही है वो बहुत अच्छा था। हिंदी लिटरेचर में एक टॉपिक था, तो वो उसको पूरा पैराग्राफ में लिखा था नोट्स में, और फिर ऐसा आया कि वो क्वेश्चन उनकी कॉपी पे मिल गया हमें रवि सर की, और इतना अच्छे से वो लिखा हुआ था कि उसी पैराग्राफ को उन्होंने पॉइंट में डिवाइड करके इतने अच्छे से लिखा। तो लगा कि यार अपनी क्रिएटिविटी यहाँ चाहिए। आप अपना दिमाग मतलब बाकी चीज़ें सीखो, लेकिन ये सीखो कि हाँ हम अपना आंसर और अच्छा कैसे करते हैं। ये तो शायद रवि सर को शायद किसी ने नहीं बताया होगा, ये उनका दिमाग, उनकी ये क्रिएटिविटी थी। तो जो आप अपने से चीज़ें कर सकते हो अच्छी, वो आप अपने से करो, बाकी आप फॉलो करो सबको। बिल्कुल। पेन रखा है अभी मेरे बैग में भी, वही वो हॉजर का पेन आता है ब्लू कलर का, वो स्काई ब्लू कलर का एक पेन है। वो मेरे फ्रेंड ने मुझे लाके मुझे परचेज करके दिया था। मेरे फ्रेंड ने, वो मेरा स्कूल फ्रेंड है, उसने मुझे लाके दिया था, और वो बहुत अच्छे पेन था वो। मतलब उसको लिखने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है, और फ्लो बहुत अच्छा है उस पेन से। तो मैंने हॉजर वाला वही एक्सो करके जो पेन आता है उसी से लिखा है मेंस में। मैम जो हम लोग की एज है उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जैसे मोबाइल से। एक मिनट, समझ में नहीं आया, फिर से मैम जैसे हम लोग मोबाइल चला, सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा शांत हो जाइए। एज है उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जैसे हम लोग मोबाइल चलाते हैं या फिर दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते हैं, या फिर मैम लड़कियां ही, तो मैम इस सबसे हम बचे कैसे? हाँ ये तो रहता है, और शायद लड़कों के साथ थोड़ी ये ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी। ये जो दोस्ती यारी में निकल गए चाय पीने, और पता चला 2 घंटे चाय की दुकान पे ही चले गए। हाँ ये प्रॉब्लम तो मुझे रहता है, लड़कों को बहुत दिक्कत होती है ना, ये चीज़ रहती। देखिए रही उसकी बात फ़ोन की ना, तो फ़ोन में बहुत चीज़ें, आप एक वीडियो कुछ भी ऐसे देखने लगे तो 10 वीडियो आती है, फिर मन करता है देखते जाओ, हाँ अच्छा लग रहा है देखते जाओ, ये चीज़ होती है। लेकिन ना जिस दिन लगे ना देखना, उस दिन देख डालो और पूरा दिन बर्बाद कर दो फ़ोन पे। जब दूसरे दिन समझ में आएगा ना, तो इतना जो गिल्ट फील होगा ना कि 1 हफ्ते तक छुओगे नहीं फ़ोन पे। तो बस यही कि चीज़ें यार समझनी पड़ेंगी खुद से, कि यार अगर हम अपना टाइम यहाँ दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत ठीक है। जैसे हम भी फ़ोन देखते थे, ऐसा नहीं कि हमने फ़ोन से एकदम कट के रहेगा, हमने कुछ किया फ़ोन में अपना टाइम ही नहीं दिया। लेकिन फ़ोन में भी जब आज इंसान पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है, हम स्टैंड अप कॉमेडी की वीडियो देखते थे फ़ोन पे। उसको थोड़ी ऐसी चीज़ें आप यूट्यूब पे फॉलो करो जिसपे आपका टाइम ना ज़्यादा जाए और आपका मूड भी फ्रेश हो जाए उससे। छोटी छोटी 5-5 मिनट की वीडियो थी, वो वीडियो देखा और सही है उससे। तो अभी मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, क्वेश्चंस तो आप लोग के हो चुके हैं, और जो पूछना था वो डाउट्स हो चुका है। मुझे जो बताना था वो चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। टाइम भी काफ़ी हो गया है। हाँ मैम ये जैसे आपका इंजीनियर था तो आपका बैकग्राउंड नहीं था ये जीएस वाला, तो आपने कैसे स्टार्ट किया? जैसे फर्स्ट टाइम कोई ऐसा सब्जेक्ट मिलता है तो कभी लाइफ में देखिए, तो उसको कैसे उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग किया? उसके लिए क्लास है, टीचर्स हैं। देखिए ये क्लासेस क्यों आप लोग ले रहे हैं? क्लासेस हमने भी यही सोच के लिया था ना क्लासेस, कि मेरा बैकग्राउंड नहीं है और कोई गाइडेंस नहीं है, तो चीज़ें जो बेसिक हैं वो कहाँ से कवर होंगी। तो यहाँ सर लोग जो पढ़ा रहे हैं वो इसीलिए क्लास है, आप उसी से करो, बेसिक यहीं से कवर होगा आपका। उसमें मैम जैसे कुछ टर्म्स आते हैं तो लगता है पहली क्लास में है तो कितना टीचर्स लोग से कुछ कर रहा है, इसके लिए मैम क्या एनसीईआरटी वगैरह पढ़ना पड़ेगा?
ऐसा नहीं लगता मुझे। अगर देखिए यहाँ सर लोग अगर पढ़ा रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट तो वो हर चीज़ क्लियर करने का वो कोशिश करते हैं। इवन बायोलॉजी में ऐसे ऐसे टर्म्स आते थे, समझ ही में नहीं आता था कि क्या है, लेकिन वो क्लियर करके सर्वेश सर ने अच्छे से बताया था। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है आप एक बार सर से पूछ लो, इन केस वो फ्री नहीं है तो आप ऑनलाइन चीज़ें फिर थोड़ा सा गूगल कर लो। हाँ, बाकी तो क्लास से देखिए, क्लास से आपकी चीज़ें, आप यहाँ टीचर आ रहा है 3 घंटे, आप वो आपको दे रहे हैं, आप उनको दे रहे हैं, तो मैं नहीं लगता कि इस 3 घंटे की क्लास करते करते बेसिक नहीं क्लियर हो पाएगा। बेसिक क्लियर करने के लिए ही हम क्लास ज्वाइन करते हैं, बाकी जो लास्ट में करते हैं तो वो तो फिर अपनी ही चीज़ें रहती हैं, बाकी तो बेसिक आपका क्लास से कवर हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, जो क्लास नोट्स है और जो यहाँ से मटेरियल मिल रहा है, आप उन दोनों को साथ रखो। जब आप अपना सिनॉप्सिस बना रहे हो, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, तो अपना नोट्स रखो और जो यहाँ से मिल रहा है वो रखो, फिर उन दोनों को लेके आप नोट्स बनाओ दोनों से। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ का नोट्स आपके पास है और आप क्लास कर रहे हो तो फिर अदर सोर्स की तरफ मत भागो। 2 चीज़ पे भरोसा रखो, अपने नोट्स और अपना जो यहाँ का कंटेंट है, बस। उसके अलावा कोई फिर मत भागो कि मटेरियल क्या है, कोई कितना भी बताए क्या ये बुक में बहुत अच्छा, वही मटेरियल है जो यहाँ है और इससे अच्छा मटेरियल आपको नहीं मिलेगा दृष्टि से। तो लक्ष्मीकांत, हाँ लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी थी जब मैंने यहाँ ज्वाइन, जब बीच में घर पर थे ना हम अपने, तो बीच में जब टाइम जो यहाँ नहीं ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी। और ये बात है, लक्ष्मीकांत तो अच्छी बुक है, अगर आपके पास टाइम है आप बिल्कुल उसको 2-3 बार पढ़ो, बहुत अच्छा है, उससे आपकी एक समझ बनती है बहुत। इन केस आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप मटेरियल तो अच्छा है, मटेरियल से आप देख सकते हो, बाकी अगर टाइम है तो बिल्कुल लक्ष्मीकांत पढ़ो। शिरोरेखा, हाँ उसका रोल है। देखिए आप हर क्वेश्चन में ये काम नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपका लास्ट क्वेश्चन है और आप उसमें शिरोरेखा नहीं लगा पा रहे हो तो यकीन मानो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एग्जामिनर भी जान रहा है कि अगर बच्चे ने पूरी कॉपी अच्छी लिखी तो लास्ट में टाइम कम होगा, इसलिए छूट गया है। बाकी थोड़ा थोड़ा टच कर सकते हैं ना लास्ट में, बस उतना टच दे दो, उतना बहुत है। हाँ बताइए। देखिए हाँ अभी तक नहीं, अभी तक मेरा प्लान नहीं था, क्योंकि जो चीज़ें जैसी प्रॉब्लम्स आई हैं अगर जॉब के हिसाब से, मेरा अभी तक पीसेस का, ये बात सही है, पीसेस तक का ही प्लान था। हाँ अब चूँकि अब लगता है कि हाँ एक होता है ना कि देखिए सबको मोटिवेशन की ज़रूरत सबको होती है और हर स्टेप पे होती है, किसी भी फील्ड पे कोई हो, तो एक ये रहता है कि अब जब हाँ इस चीज़ पे आ गए हैं और एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है थोड़ा सा, सब लोग मोटिवेट भी करते हैं। अब सब लोग बोल रहे हैं कि यूपीएससी के लिए एक बार, उसके लिए एकदम मन से लगो पढ़ो, तो हाँ लगता है कि हाँ ट्राई करेंगे। हाँ क्योंकि इतना प्रेशर झेलिए, बात देखिए एक प्रेशर जब झेल रहे हैं ना 1 साल से, तो थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा गैप ले ले, फिर इस गैप में हम सोच के फिर अपना चीज़ें शुरू करने का सोच सकते हैं। टेस्ट सीरीज पीटी के लिए सर देखिए ऐसा परचेज नहीं किया था, तो वही 5-6 टेस्ट लगाए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप पीसेस हो उसके करो, और आयोग जितने भी पेपर 2 साल में कराया है उसने वो ज़रूर करो, क्योंकि पिछली बार के पेपर में मुझे ये चीज़ हमने नोटिस करी कि अदर जो पेपर थे उनके क्वेश्चंस वहाँ सीधा पीसेस में पूछा गया था। तो 2 साल में जितने भी आयोग ने पेपर कराए हो रिसेंट में 2 साल 3 साल में, दूसरे पेपर भी आयोग जो भी कराता है आप वो पेपर लेके चलो। प्रीवियस ईयर पेपर 5 से 6 साल, हार्डली इससे ज़्यादा नहीं, 5 से 6 साल के वो पेपर, और अदर जो पेपर हो रहा है उससे वो पेपर लगाओ, और टेस्ट सीरीज अगर आप 7 से 8 लगा लेते हो तो ठीक है। क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद बस एक ही चीज़, बस लास्ट, कि आप जो यहाँ क्लास कर रहे हो उस पे आप अपना स्टिक रहो, अपनी चीज़ें आप खुद से सिनॉप्सिस बनाओ, वहाँ आपको अपनी खुद की मेहनत करनी है, और बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और बस पेशेंस, बस। थैंक यू सो मच। आपको अच्छा फील हुआ? मुझे तो बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ पर कि मैं इन्हीं क्लास में बैठी और आज मैं यहाँ आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।